एंड इट इज़ मोस्ट रिकमेंडेड कि हम अपनी उस मूव को पहले से प्लान करना शुरू करें। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रेंटल प्रॉपर्टी का है, जिसको पहले से प्लान करना ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स लॉ ये कहता है कनाडा का कि एक नॉन रेसिडेंट अगर रेंटल इनकम अर्न करेगा तो 25% ऑफ द ग्रॉस रेंटल इनकम इज टैक्सेबल एंड दैट इज ह्यूज। पहली तो चीज़ ये ज़रूरी है कि जब आप नॉन रेसिडेंट हो रहे हैं तो आपने सीआरए को बताना है आप नॉन रेसिडेंट हो रहे हैं। सेकेंडली, आपको ये कंसिडरेशन होनी चाहिए कि आपका 25% ऑफ द ग्रॉस रेंट इज टैक्सेबल। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम बहरोज़ है और आज की वीडियो जो है वो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद माय फ्रेंड आमिर जवानी, जो कि एक क्रॉस बॉर्डर टैक्स एक्सपर्ट हैं। यानी कि वो कनाडा का टैक्स भी समझते हैं, और जब आप कनाडा से एग्जिट कर रहे हों तो आप जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वहाँ की क्या टैक्सेशन लाइबिलिटी हैं और आपकी कनाडा में क्या टैक्सेशन लाइबिलिटीज़ होंगी, चूँकि इवन आप उसको एग्जिट कर चुके हैं बट आपकी बहुत सी टैक्स लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं कनाडा में भी। ये प्राइमरीली मेरे लिए बहुत ट्रू है और उन लोगों के लिए जो कि कनाडा से यूएस मूव किए हैं, क्योंकि मैं भी कनाडा से यूएस मूव किया हूँ। तो मेरी बहुत सी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो अभी भी कनाडा में एग्जिस्ट करती है, और बहुत सी टैक्स लाइबिलिटी यूएस में है क्योंकि मैं यूएस में रह रहा हूँ। तो इन दोनों टैक्स लाइबिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए आप यूज़ करते हैं क्रॉस बॉर्डर टैक्स एक्सपर्ट। ऊपर से जो अच्छी बात यह है कि आमिर जवानी जो है वो ना सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टैक्स एक्सपर्ट हैं बट कनाडा के टैक्सेशन के भी एक्सपर्ट हैं और यूएस के टैक्सेशन के भी एक्सपर्ट हैं। तो बहुत सी जो कनाडा रिलेटेड टैक्सेशन होती हैं या यूएस रिलेटेड स्पेसिफिक टैक्सेशन होती हैं, उन सब में भी मैं इनकी हेल्प यूज़ करता हूँ। ये मेरे जो है वो पर्सनल टैक्स अकाउंटेंट है। तो उनके साथ मैंने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है या रेंटल प्रॉपर्टी है या रेंटल इनकम आ रही है कनाडा से, उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, टैक्स इंप्लीकेशंस अगर आप यूएस मूव कर गए। अगेन ये मेरे लिए ट्रू है बिकॉज मेरी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और प्रिंसिपल रेजिडेंस है जो मैंने रेंट पे दिया हुआ है, और मेरी रेंटल इनकम जनरेट होती है कनाडा में। उसकी वजह से मेरी कोई टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होती है, बनती है कनाडा में। प्लस एक टैक्स लाइबिलिटी मेरी यूएस में भी बनती है क्योंकि मुझे यूएस में वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों में मेरी हेल्प करते हैं आमिर जवानी, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी इनके साथ जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि टैक्स रेजिडेंसी कैसे इस्टेब्लिश होती है और कैसे ख़त्म की जाती है, चाहे वो आप कनाडा में हो या यूएस में हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस्टेब्लिश करें अपनी टैक्स रेजिडेंसी जहां आपको करनी है, और अपनी टैक्स रेजिडेंसी ख़त्म करें जहां से ख़त्म करनी चाहिए, वरना आप बहुत बड़े टैक्स बिल में फंस सकते हैं। इसके अलावा आई विल बी कॉलिंग हिम फॉर फर्दर वीडियोज़ एज वेल, जिसमें हम बात करेंगे विद रिगार्ड्स टू एनी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी कनाडा में हैं, उससे कोई डिविडेंड इनकम आ रही है या कैपिटल गेन आ रहा है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है बिटवीन द क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन। मेरी एक हाई रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आपका टैक्स की सिचुएशन थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड से मुराद अगर तो आप बिल्कुल एक सिंपल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट इनकम आती है और उसके अलावा आपकी और कोई इनकम नहीं है, तब तो ठीक है, आप खुद भी टैक्स फाइल कर सकते हैं। बट इससे बढ़कर अगर आपके जो है वो कोई कैपिटल गेन्स हैं, डिविडेंड इनकम्स हैं, क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू मेक यूज़ ऑफ एन एक्सपर्ट। आपको उस एक्सपर्ट को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, बट द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू विल सेव विल फार आउटवे द कॉस्ट दैट यू विल पे टू दैट टैक्स अकाउंटेंट। इसी तरह अगर आपको आमिर की सर्विसेज यूज़ करनी है तो मैं एक लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में, जिसके थ्रू आप उनके साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। नाउ माइंड यू, ये एक डिस्कवरी कॉल है और ये डिस्कवरी कॉल पेड डिस्कवरी कॉल है। हाउएवर, if you use the link that I will leave in the description of this video, you will get a 30% discount on this discovery call। ये स्पेशल डिस्काउंट है जो कि उन्होंने अलाउ किया है फॉर द व्यूअर्स ऑफ माई चैनल। सेकेंडली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जो आप उनको पे करेंगे फॉर दिस डिस्कवरी कॉल, दैट अमाउंट कैन बी यूज अगेंस्ट द फाइनल सर्विसेज दैट यू विल परचेज फ्रॉम हिम। लेट्स से इवेंचुअली आप उनको अपनी टैक्स फाइलिंग सर्विसेज के लिए अगर यूज़ करते हैं, तो वो जो सर्विस फ़ी होगी उसमें से ये फ़ी जो आप अभी डिस्कवरी कॉल के लिए देंगे ये एडजस्ट हो जाएगी। सो इट्स नॉट लाइक दिस फ़ी विल गेट वेस्टेड, रादर दिस फ़ी दैट यू विल पे as part of the discovery call will be used against the services that you will eventually be using with him। अगेन, इसमें मैं जितना भी स्ट्रेस करूँ वो कम है। जहाँ टैक्स की बात आती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो एंड मेक यूज़ ऑफ एन एक्सपर्ट, बिकॉज टैक्स का बिल बहुत बड़ा होता है कंट्रीज़ लाइक कनाडा में और इवन यूएस में भी। और इतने बड़े टैक्स बिल में अगर 2% भी सेविंग आ जाए, दैट नंबर इज़ ह्यूज एंड मैसिव एज अगेंस्ट द फी दैट यू विल बी पेइंग टू एन एक्सपर्ट। नाउ, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, विच इज़ इफ़ यू फाइंड एनी वैल्यू फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एज दिस कीप्स मी मोटिवेटेड से होता है कि मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पे डाल सकता हूँ। इस चैनल पे मेरी वाइफ और मैं कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सेटल होने के क्या तरीके हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के क्या तरीके हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया
टू मिडल ईस्ट टू कनाडा एंड नाउ लिविंग इन यूएस। हम ये सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं इस चैनल पे। नाउ विदाउट फर्दर वेट, लेट्स गेट रोलिंग इनटू द वीडियो। आमिर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अगेन। सो हमने जो है वो पहले आपके साथ एक पॉडकास्ट की थी, आपको इनवाइट किया था, जिसमें हमने बात की थी विद रिगार्ड्स टू के जो अपनी रेजिडेंसी है वो कैसे स्टैब्लिश होती है और उसको स्टैब्लिश अनस्टैब्लिश करने के क्या रिस्क हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रॉस बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएस, या कनाडा से जब भी आप एग्जिट कर रहे हो। पर फिर आज हमने डिसाइड किया कि हम और एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एंटर हो जाएंगे जो कि मेरे सिचुएशन के बहुत क्लोज है, विच इज़ अगर आपकी जो है वो कोई रेंटल प्रॉपर्टी है कनाडा में और आप कनाडा से एग्जिट करते हैं क्योंकि आप कनाडा से मूव कर गए, लेट्स से आप यूएस मूव कर गए प्राइमरीली, जो कि मेरे साथ हुआ है। सो आई वाज इन लिविंग इन कनाडा, देन मूव टू यूएस, और मेरी रेंटल प्रॉपर्टी है इन इन कनाडा। और फॉर द मोस्ट पार्ट बहुत से लोगों ने जिन्होंने घर ले लिया होता है कनाडा में, उनके पास रेंटल प्रॉपर्टी इसलिए होती है बिकॉज वो अपने घर को चाहते हैं कि उसके बाद रेंट पे चढ़ा दें, अगर वो बेच नहीं पाए हैं या बेचना नहीं चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं, बेच नहीं सके फॉर वट एवर रीज़न, और रेंटल प्रॉपर्टी पे इसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। So exiting Canada, moving into could be US, could be moving into Dubai altogether. So that is what we want to. By the way, I mean like moving non-US or Middle East. मैं दुबई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद दुबई में भी रहा हूँ। So either you're moving to Middle East, you're moving back to your home country, you're moving to US. बट इस सब में जाने से पहले what I would like to do is, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आपकी पिछली वीडियो में भी आपने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, बट जिन लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखी और ये पहली वीडियो देख रहे हैं, सो इट वुड बी नाइस टू नो हु यू आर, वाई आर यू एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट विच यू आर, क्योंकि मैं आपकी एक्सपर्टीज यूज़ करता हूँ अपने सारे क्रॉस बॉर्डर टैक्स रिलेटेड कंसर्न से, एंड यू आर माई गो टू पर्सन, बट वुड बी लाइक टू नो कि आपके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, एंड देन विल जंप इन टू दिस टॉपिक। Thank you, Beros. So my name is Amir. I am an accounting and tax consultant with our offices in Canada, US, and UAE. Um, because we do Canada and US both, and for that, well, UAE doesn't have personal tax, so that does not. We do, by the way, both personal and business taxes. So because we do both Canada and US, so it puts us in a position के हम दोनों चीज़ों का होलिस्टिक व्यू दे सकते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंट हाउ दोज टू टैक्सेस इंटरेक्ट विद ईच अदर, विच इज़ व्हाट क्रॉस बॉर्डर इज के। अगर आपका कोई एक टैक्स पर्टिकुलर कंसर्न यूएस में है और आप कनाडा में रहते हैं, या कनाडा में है और आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम यूएस में है, तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनमें कहाँ पे, क्योंकि दे आर मैनी अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज जहाँ पे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं या अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, या एट द लीस्ट आपकी वो कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होगी जो कि प्रॉब्ली अदरवाइज आपकी ना होती, जो कि एक रैंडम पर्सन जो यूएस में रह रहा है वर्सेस एक कैनेडियन जो यूएस जाता है उसके लिए। तो वो उन चीज़ों के ऊपर वी कैन गिव यू अ बेटर इनसाइट्स कंपेयर टू एनीवन हु इज जस्ट ऑपरेटिंग or practicing in one country. As a designation, I have an enroll agent designation in US. And just like CPAs and tax attorneys, as an enroll agent, which is a designation granted by IRS, I have an unlimited right of representation before IRS for a client. थैंक यू आमिर। अच्छा, मैंने ये रियलाइज़ किया क्योंकि मैं खुद कनाडा और से यूएस मूव हुआ हूँ कि द बेटर इट इज़ कि आप इसको जितना पहले प्लान करें उतना अच्छा है मूव करने से पहले। बहुत सी चीज़ें मैंने पहले प्लान नहीं की और बाद में आके मुझे रियलाइजेशन हुई कि अच्छा इसका क्या करना है, इस सवाल का क्या करना है। और उस वक्त मैं जो हूँ वो कुछ कॉस्ट इफेक्टिव मोड में भी था कि भाई किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है, बस गूगल कर लेंगे पता चल जाएगा। बट आई रियलाइज कि वन इज़ गूगल पे इंफॉर्मेशन अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, बट इट्स जस्ट लाइक यू सेइंग कि मैं गूगल से सर्च करके डॉक्टर बन जाऊँगा। आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स ऑफ अ टॉपिक, और इसमें आप एक गलत मिस्टेक से, जो कि आप अमूमन लोग जो है वो, फॉर इंस्टेंस आई एम श्योर आपकी भी जो है वो कंसल्टेंसी के चार्जेस होते हैं, वो $100-200 जो है वो बचाने के चक्कर में दे एंड अप पेइंग मच मोर कॉस्ट, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो क्वेश्चंस पहले से एड्रेस नहीं किए होते, आंसर नहीं किए होते। एंड हेंस आई थिंक दिस पॉडकास्ट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम कुछ एजुकेशन आपसे ले लेंगे, बट उन लोगों के लिए जिनको हु वांट टू रीच आउट टू आमिर फॉर हिज सर्विसेज, आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप उसके थ्रू इनको जो है वो रीच आउट कर सकते हैं और इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। बट लेट्स मूव इन टू द टॉपिक इटसेल्फ। टिपिकली ये होता है कि लोग जो हैं वो जो कनाडा में रहते हैं, उनका अपना एक घर होता है जो उन्होंने खरीदा होता है, उसमें रह रहे होते हैं, नाउ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू यूएस। और अब जब वो यूएस मूव कर रहे हैं तो उस घर को रेंट पे चढ़ाना जो है वो प्रेफर समझते हैं, ताकि उससे कोई ना कोई इनकम आती रहे। तो इसके लिए मुझे बताएं कि कोई ग्राउंड वर्क पहले से करना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं यूएस जा रहा हूँ, व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट, क्योंकि वो मेरी प्रिंसिपल रेजिडेंस थी।
बाय द वे हम प्रिंसिपल रेजिडेंस पे भी आई थिंक इट्स अ टॉपिक इन इट्स ओन कि उसको सेल करना, उसको मैनेज करना जो है वो ओवरऑल इन रिगार्ड्स टू अगर आपने पहले बेचना हो, मूव होने के बाद बेचना हो तो उसकी क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट प्राइमरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हैविंग अ प्रिंसिपल रेजिडेंस, पुटिंग इट ऑन रेंटल, उसमें कोई चीज़ें विच आई हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस, कैन यू टॉक अबाउट दैट? Sure. So I'll start with what you mentioned about DIY accounting or DIY taxes. Um, Google is a good source, even we use it. But then, uh, and most recently, ChatGPT. Everybody thinks that they can do everything from ChatGPT, they can get it. We use it as well. But the point is, those are not definitive sources for the things we are discussing or the things these kind of problems. क्योंकि IRS का टैक्स कोड होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, या फॉर दैट मैटर CRA का जो इनकम टैक्स एक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गूगल और चैट जीपीटी माइट बी गुड एट ब्रिंगिंग स्टफ इन फ्रंट ऑफ यू, बट उसमें से क्या चीज़ रेलिवेंट है, क्या चीज़ रेलिवेंट नहीं है, क्या चीज़ एग्जैक्टली फ्रॉम IRS आ रही है, क्या चीज़ किसी ने अपनी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग डाला था उसमें से आ रही है, वो तमाम चीज़ें देखना ज़रूरी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट देखें, एक जनरल रूल होता है और एक एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट गो एंड सर्च फॉर समथिंग, आपको नजर आएगा कि जी अच्छा ठीक है डिविडेंड है तो डिविडेंड पे ये होता है, लेकिन देयर इज अ टैक्स ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड कनाडा व्हिच माइट अफेक्ट डिविडेंड डिफरेंटली, राइट। सो इवन इफ द चैट जीपीटी इज द बेस्ट सोर्स, इवन इफ, तो भी जो प्रॉम्प्ट आप उसको देंगे वो उसी के बिहाफ पे, उसी के रिस्पॉन्स पे जवाब देगा। तो दैट्स वाई जब हम ये सर्च करते हैं, इवन इफ somebody want to do on his own, first of all you have to be careful about which sources are bringing that data to you. So उसकी sources क्या हैं, कौन सी उसमें से authentic हैं, कौन सी reliable नहीं है, हो सकता है उसके बाद कोई चेंज आए। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में रिसेंटली कैपिटल गेन का चेंज आया है, ठीक है। समटाइम्स व्हेन यू सर्च ऑन चैट जीपीटी, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉम्प्ट, यू माइट नॉट गेट द मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन दैट पार्ट। जो चेंज जून में आया है, नाउ वी आर सिटिंग इन अगस्त। इसी तरह से आपका जो है सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आपका जो प्रॉम्प्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग इज अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, ओके। सो आप शायद वो पहली बार कर रहे हो कि जी मैं कनाडा से यूएस मूव हुआ, मुझे अपना घर रेंट करना है, तो व्हाट शुड बी द राइट वे टू डू इट एज अ नॉन रेसिडेंट। बट वी हैव बीन डूइंग इट फॉर मेनी क्लाइंट्स ओवर द ईयर्स। सो ओवर द ईयर्स वी नो क्या कि सीआरए की अप्रोच क्या है इन डिफरेंट आइटम। बहुत सी चीज़ें लिखी भी नहीं होती हैं, बट वो इन अ प्रैक्टिस हो रही होती हैं, एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस होती है फॉर सीआरए। तो वो चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलती। दैट्स वेयर इट मेक्स मोस्ट सेंस टू सीक अ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, वेदर फ्रॉम अस और फ्रॉम एनीबडी एल्स। बट वो एक्सपर्टीज लेना ज़रूरी है, ताकि आपका वो डिसीजन, क्योंकि इस डिसीजन की इम्प्लीकेशन बहुत बड़ी है। जब आप इंडिविजुअल एज अ रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इफ यू आर लिविंग इन कनाडा, यू आर फाइलिंग योर रिटर्न, आप कहते हैं मैं टर्बो टैक्स से कर लेता हूँ, मेरी सिर्फ इनकम में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो ओके दैट माइट बी ओके अगर आपका सिंपल सा सिचुएशन है। द वर्स्ट केसेस, आपकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, आपने कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, आईआरएस आपको सीआरए नोटिस भेज देगा, आप वो पे कर देंगे। बट यहाँ पे इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है, एंड आई विल नाउ delve into that topic of rental for the non resident, and you will get to know कि क्यों वो इम्प्लीकेशन इतनी ज्यादा है। सो एज यू सेड, इट इज बेटर एंड इट इज मोस्ट रिकमेंडेड कि हम अपनी उस मूव को पहले से प्लान करना शुरू करें, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रेंटल प्रॉपर्टी का है, जिसको पहले से प्लान करना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी डन रिट्रोस्पेक्टिवली, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपकी एक रेंटल प्रॉपर्टी है, यू मूव आउट ऑफ द कंट्री, एंड देन व्हाट वुड यू पोटेंशियली डू। एक ऑप्शन है कि वो बंद पड़ी है, ठीक है ना, यू माइट नॉट नीड टू रेंट इट, यू माइट नीड नॉट दैट मनी, और यू आर जस्ट नॉट कंफर्टेबल रेंटिंग इट। एक ऑप्शन है कि बंद पड़ी है। दूसरा ऑप्शन है कि जो है इट इज रेंटेड आउट टू योर कजन, अंकल, आंट, या मे बी आपके पेरेंट्स रह रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इट इज एक्चुअली रेंटेड टू सम रियल रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टी। तो ये तीन पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप मूव आउट करते हैं, आपका आपका आपकी प्रिंसिपल, आपका जो घर है, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे प्रिंसिपल रेसिडेंस थी या वो रेंटल प्रॉपर्टी थी, अगर वो वेकेंट है व्हाइल यू आर आउट ऑफ द कंट्री, देन दैट इज अ मेजर टाई टू द कंट्री। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सीआरए जब टाइज को कंसिडर करता है, तो योर वेकेंट प्रॉपर्टी गिव्स देम एन इंडिकेशन दैट you have an intention to come back, you still want to maintain a home in this country, right? फिर वो vacant है, you can obviously
tell CRA कि नहीं, I'm trying to rent it out, it's taking some time, but then फिर वहाँ पे that's a question of facts. You need to give enough evidence to, convince them that you were essentially trying to rent it out. And just because मैंने MLS पे listing डाली does not mean I am renting it out. मेरा एक टाउन हाउस है जिसका मार्केट वैल्यू 4,000 की है, मैं अमेजोन पे 8,000 की लिस्टिंग डाल दूं और फिर मैं सीआरए को कहूँ मैं तो रेंट करना चाह रहा हूँ, कोई नहीं आता, मेरी क्या गलती है? तो ऐसे नहीं होता. दे आर ह्यूमन बींग्स, दे लिव इन द मार्केट, दे नो व्हाट इज द prevailing rate and everything, so it has to be reasonable. So that's the first thing, it cannot be vacant, right? Second जो होता है कि हम कहते हैं कि जी चलो मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं या मेरे भाई बहन हैं वो रह रहे हैं, या मैंने अपने किसी जानने वाले को सस्ते में दे दिया कि यार मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं वहां से क्या मैनेज करूंगा, ये मेरा जानने वाला है, एटलीस्ट ही विल टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने वो 2,000 वाली चीज उसको 1,000 में दे दी. तो उसमें सीआरए की गाइडेंस ये है कि अगेन अगर आपने रिलेटेड पार्टी को दे रहे हैं और फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं दे रहे, तो दैट इज अगेन अ टाई टू द कंट्री. सो यू हैव टू एंश्योर कि आप अगर रिलेटेड पार्टी को दे रहे हैं तो that should be at a fair market value, and these days it's very easy to find out fair market value, House Sigma या realtor.ca, आप कहीं से भी आप उसको देख सकते हैं. So you have to make sure that it is at a fair market value. और तीसरा ऑप्शन है, आपने जनरली लाइक एवरीबडी एल्स आपने उसको पब्लिश किया, आपने जो है उसकी लिस्टिंग डाली और इवेंचुअली आपने एक अनरिलेटेड पार्टी को रेंट कर दिया. तो पहली तो चीज़ ये है कि आप रेंट कैसे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट मैटर है. अच्छा, अब आपने रेंट कर दिया और आप नॉन रेसिडेंट हैं या होने वाले हैं, ठीक है, होने वाले हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बाय डिफॉल्ट टैक्स लॉ ये कहता है कनाडा का कि एक नॉन रेसिडेंट अगर रेंटल इनकम अर्न करेगा तो 25% ऑफ द ग्रॉस रेंटल इनकम इज टैक्सेबल, एंड दैट इज ह्यूज, राइट? we know what interest rates are going on these days, plus if it's a condo तो एक condo fees भी होगी, property tax भी होगा. तो basically CRA is denying you from all those expenses and आपको बोल रहा है कि जो आपको rent मिलेगा उसका 25% belongs to the government. Your expenses doesn't matter. So that's the default situation. तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आप rent करेंगे, आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तो that is what the real tax treatment is. सही है? And on top of that, you are supposed to, not you, your tenant is supposed to pay that 25% of the rent every month to the government, right? So अगर मेरी जॉब लगी दुबई में और मैं मूव आउट हो जाता हूँ, मैंने घर जैसे हम यहाँ रहते हुए भी रेंट करते हैं, उस टाइम मैंने रेंट किया और मैं मूव आउट हो गया, मैंने सोचा कि जी साल खत्म होगा, अगले साल मैं अपना टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, उसमें से रेंटल इनकम दिखा दूंगा, एंड मैंने ऑब्वियसली सीआरए को इन वन वे और दी अदर बता दिया कि मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, और मैंने सोचा कि अगले साल रिटर्न फाइल करूंगा और मैं वो दिखा दूंगा. तो दैट इज नॉट इनफ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पे पेनल्टी इस चीज की होगी कि आप नॉन रेसिडेंट थे और आपने उसको एज अ नॉन रेसिडेंट इसका जो विद होल्डिंग टैक्स देना चाहिए था, ये जो हम हर महीने दे रहे होते हैं जो पोर्शन ऑफ टैक्स, वो कहलाता है विद होल्डिंग टैक्स. सो अगर आपको जो विद होल्डिंग टैक्स देना था आपने एवरी मंथ वो आपने नहीं दिया है, तो ये पिछले 12 महीने उस विद होल्डिंग के ना देने की पेनल्टी है, ठीक है. देन सीआरए का डिफॉल्ट तो यही है कि 25% ऑफ द ग्रॉस इज टैक्स अमाउंट, बट दे कैन ऑब्वियसली कंसिडर ऑफ नेट एज वेल, बट बाय डिफॉल्ट दे आर सपोज टू टेक ग्रॉस. सो दैट कुड बी अ ह्यूज नंबर जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. आप सोच रहे होंगे ठीक है मैंने 4,000 का रेंट किया है, मेरे बाकी सारे एक्सपेंसेस मिला के 3,600 हो जाते हैं, 400 पे क्या रेंट क्या टैक्स बनेगा, या मे बी एट टाइम्स नेगेटिव भी होता है, तो बंदा कहता है कि ठीक है मुझे तो कोई टैक्स तो नहीं देना होगा, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू माइट एंड अप विद अ ह्यूज टैक्स बिल. तो इसके लिए पहली तो चीज़ ये ज़रूरी है कि जब आप नॉन रेसिडेंट हो रहे हैं तो आपने सीआरए को बताना है आप नॉन रेसिडेंट हो रहे हैं. सेकेंडली आपको ये कंसिडरेशन होनी चाहिए कि आपका 25% ऑफ द ग्रॉस रेंट इज टैक्सेबल, राइट? तो जब आप अपने प्रोज एंड कॉन्स करते हैं कि मैं मूव आउट हूँ नहीं हूँ ये वो, तो उसमें आपने ये एक फैक्टर को कंसिडर करना है कि ग्रॉस रेंट टैक्सेबल है, ठीक है. However, there are ways to reduce it to make it 25% of the net. वो I'm sure आपका आगे सवाल आएगा, then we can take it to that point. नाउ क्विक कॉल आउट, अगर आप मेरी तरह ग्लोबली पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो एक ऐप मैं यूज़ करता आया हूँ और अभी भी यूज़ करता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा. द रीज़न मैं उसको यूज़ करता हूँ इज़ बिकॉज एक तो वो सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स ऑफर करते हैं और दूसरी उनकी ट्रांसफ़र कॉस्ट जो है वो सबसे कम है जितने भी मैंने और एक्सचेंज सर्विसेज यूज़ की हैं. अगर आप ये लिंक यूज़ करेंगे तो आपको पहले ट्रांसफ़र पे $20 तक का क्रेडिट भी मिलेगा. सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट इन केस यू आर समवन who transfers money very frequently across the globe.
गुड, थैंक यू। दिस इज़ वंडरफुल। सो एक सवाल मेरा ये है कि अगर मैं अगर मैं ना दूँ वो 25% क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेट्स से मैंने आई मूव्ड आउट, आई पुट द हाउस ऑन रेंट और 6 महीने हो गए और मैंने नहीं दिया और फिर मैंने आप ये पॉडकास्ट देखी और मैंने कहा उप्स! मैंने तो 6 महीने से 25% ऑफ ग्रॉस इनकम पे वो पैसे दिए ही नहीं। तो उसकी क्या पेनल्टी है? और वो पेनल्टी कौन इनकर करेगा? क्योंकि आपने कहा कि टेनेंट वो देगा पैसे। सो इज़ टेनेंट लायबल एंड इफ टेनेंट इज़ लायबल तो पेनल्टी टेनेंट को लगेगी या पेनल्टी उसको लगेगी जो कि ओन करता है और रेंटल इनकम अर्न कर रहा है? पेनल्टी मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपके लैंडलॉर्ड को ही लगेगी, क्योंकि उसकी टैक्स लायबिलिटी है। और जनरली सीआरए फिर टेनेंट के पीछे जाता नहीं है, क्योंकि उसका क्या कंट्रोल था, उसने तो अपना रेंट दिया, उसने तो अपना काम किया। ही माइट नॉट इवन नो कि वो उसकी क्या, आई मीन इफ आई एम बिकमिंग नॉन रेसिडेंट तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं फिगर आउट करूं कि क्या होता है। मैं एक नॉन रेसिडेंट का टेनेंट बन रहा हूं तो मैं ढूंढने नहीं बैठूंगा कि अच्छा क्या होता है। अगर वो कहेगा तो एक अलग बात है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टेनेंट भी कभी कभार वो इतने विलिंग नहीं होते कि ये क्या हर महीने मैं इधर दूं उधर दूं। तो उसका ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि आप एज अ जब आप नॉन रेसिडेंट बन रहे हैं तो आप अपना एक नॉन रेसिडेंट विद होल्डिंग अकाउंट खुलवाएं। सीआरए को इससे फर्क, ऑन पेपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट की है, बट सीआरए को फर्क नहीं पड़ता कि किसके अकाउंट से पैसे डेबिट होके उनके उस अकाउंट में जा रहे हैं। तो एज अ लैंडलॉर्ड मैं अगर नॉन रेसिडेंट बन रहा हूँ तो मैं एक नॉन रेसिडेंट विद होल्डिंग अकाउंट खुलवाऊंगा, विच इज हाइपोथेटिकल अकाउंट विद सीआरए। यू गेट जस्ट एज हमारा सिन नंबर होता है, वैसे यू विल गेट एन एनआरवी नंबर। तो उस एनआरबी नंबर के अंदर आप थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग या थ्रू सीआरए पोर्टल आप वो अगर 4,000 का रेंट है तो 1,000 हर महीने देते रहें। तो दैट इज sufficing the requirement for CRA. So who actually makes that payment is not as important than the payment is made through. और अगर पेमेंट नहीं होती तो ऑब्वियसली उसकी पेनल्टी है, सब कुछ है। I have seen sometimes CRA has been a bit lenient on that, but you never know who is the next one कि जिस पे they stop that leniency, right? We all know 401 पे speed limit 100 है, but we all have been guilty of not following that limit, and not all the time we get fined, but sometime we will, sometimes somebody else will, who we don't know who is the next one. That's why we ठीक can है। only. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ और हम आगे डिटेल में बात करेंगे टैक्स फाइलिंग और सब चीज़ों की ऑफ द रेंटल इनकम। पर मैं हर महीने जो हूँ वो ग्रॉस पे अपनी ग्रॉस इनकम पे रेंटल इनकम पे 25% टैक्स जो है वो सीआरए के साथ जमा कराता हूँ। अच्छा, पहले तो एक बात मैं ये बता दूँ कि वो जो एनआर नंबर जो आपने एनआरबी नंबर की बात की, उसके लिए मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे वीडियो बनाई है कि आप माय सीआरए में जाके कैसे वो एनआरबी अपना नंबर ले सकते हैं और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बिकॉज़ जब आप पैसे जमा कराएँगे सीआरए को, इट हैज़ टू गो इन अगेंस्ट दैट एनआरबी नंबर ताकि सीआरए को पता चले कि आपका ये नॉन रेज़िडेंट टैग नंबर है और उसके एवज़ आप जो है वो पैसे जमा करा रहे हैं। सो यू कैन फिगर इट आउट। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरह से माय सीआरए पे जाके वो अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, ये अकाउंट खुलवाना बहुत लाज़मी है ताकि सीआरए को अगेन पता चले कि आप उसके अगेंस्ट पैसे जमा करा रहे हैं। जहाँ तक पेनल्टी का सवाल है, व्हेन आई फर्स्ट मूव टू यूएस मैंने जैन में जो है वो कुछ सीआरए को पैसे जमा नहीं कराए। आई स्टार्टेड गिविंग मनी टू सीआरए एज़ अ फेब फॉर द ईयर। फॉर द ईयर आई बिकेम रेज़िडेंट टू ऑफ यूएस एंड नॉन-रेज़िडेंट ऑफ कनाडा। आई स्टार्टेड पेइंग देम एज़ अ फेब। तो मैंने फेब से लेके दिसंबर तक उनको बिल्कुल जो पैसे बनते थे 25% एवरी मंथ आई ट्रांसफर्ड इट टू देम और वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो भी मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में कि डायरेक्ट बैंक से मेरे हर महीने जो है वो टैक्स का अमाउंट कट जाती है। जब साल का एंड आया एंड आई वांटेड टू रिकंसाइल विद देम, आई आई सेंट देम अ प्रो फॉर्मा लेटर और हम मैं आपसे उस पे भी बात करूँगा सेइंग कि इतना टैक्स मैंने आपको दिया है और ये मेरी रेंटल इनकम थी और मैंने इतना टैक्स दिया है। एंड दे डिड अ कैलकुलेशन एंड दे सेंट अ लेटर बैक टू मी। उन्होंने कहा चूंकि आपने वो जैन का रेंटल नहीं दिया था, उस जैन पे हम 1% आपको चार्ज करेंगे और उस 1% पे उन्होंने जो है 1% की पेनल्टी लगा दी मुझे उस जैन के टैक्स ना देने पे। एंड आई वाज लाइक, आप छोटा सा नंबर है, मे बी ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, वो मुझसे बोलेंगे जैन का पैसा जमा करा दें या आप मेरी फाइनल लाइबिलिटी में से एडजस्टमेंट हो जाएगी। नहीं, आई आई हैड टू पे 1%। आई थिंक इट्स 1% एवरी मंथ। Hmm. तो कुछ उस तरह की मुझे चार्ज उस पे लगा था। मुझे उन्होंने हर मंथ पे नहीं लगाया, मुझे उस टोटल अमाउंट पे 1% लगाया। Hmm. बट इट कुड बी 1% एवरी मंथ, मतलब वो अमाउंट मुझे वो 12 महीने के लिए लगा सकते थे, 12% भी लगा सकते थे। आई थिंक दैट इज द प्लेस वेयर दे बिकेम लीनियंट। एनीवेज, आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू कॉल दैट आउट कि पेनल्टी जो है वो कुड बी बिग एज यू राइटली सेड। अच्छा, अब मूव कर जाते हैं कि मैंने एनआर अकाउंट खुलवा लिया अपना ऑनलाइन और मैं जो हूँ मूव भी कर गया हूँ। नाउ आई नो देर आर टू ऑप्शंस जो कि एक एनआर 4 कहलाती है, एक एनआर 6 कहलाता है।
व्हाट इज NR6, व्हाट इज NR4, और ये भी मुझे चूज करना पड़ेगा कि मैंने कौन सा अकाउंट खुलवाया है, NR4 का अलग अकाउंट है या 6 का अलग अकाउंट है, या अकाउंट सेम है, इज जस्ट दैट हाउ डू आई गो अबाउट प्रोसेसिंग। तो थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड दे दें, होते क्या हैं और सही, इनको मैनेज करने का क्या तरीका है। ठीक है। अच्छा, तो पहले NR6 के उस पे आ जाते हैं, देन उसके फिर प्रोसीजर पे आ जाते हैं। देखिए, NR6 का कॉन्सेप्ट ये है कि रियलाइजिंग द फैक्ट के ग्रॉस का 25% इज अ बिट टू मच, एंड यू माइट हैव एडिशनल कॉस्ट टू गेट दैट इनकम, जो कि अदरवाइज जब आप रेसिडेंट होते हैं तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया मॉर्गेज के ऊपर, आपकी कॉन्डो फीस हो गई, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कोई रिपेयर्स वगैरह करवा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हो गई। तो ये तमाम चीज़ें आप एज अ रेसिडेंट जब आप होते हैं तो आप रेंटल इनकम में से माइनस कर सकते हो, जो नेट अमाउंट होती है उस पर आप टैक्स देते हैं। ठीक है। सो इफ यू वांट दैट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर योर रेंटल प्रॉपर्टी, तो उसके लिए सीआरए ने एक ऑप्शन दिया है विच इज एन इलेक्शन। सो इलेक्शन का मतलब है कि वो डिफॉल्ट नहीं है, यू हैव टू आस्क फॉर इट, एंड इफ सीआरए अप्रूव्स इट देन इट वर्क्स आउट। सो और ये इलेक्शन रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता। सही है। दे एट द बेस्ट सीआरए ये करेगा कि जिस दिन उन्हें रिक्वेस्ट रिसीव हुई है वो उस दिन से उसको एप्लीकेबल कर देगा, बट नॉट द डेट्स बिफोर। सो लेट्स सपोज आपने 1 जनवरी को आप मूव हुए थे यूएस, और आपको याद नहीं आया या यू डिडंट नो अबाउट इट, और आपने 1 मई को जाके वो लेटर सीआरए को भेज, वो डॉक्यूमेंटेशन सीआरए को भेजी। मे बी सीआरए उसमें कुछ बैक एंड फोर्थ हो, जवाब देते देते 1 जुलाई आ जाए, तो एट द बेस्ट वो आपको 1 मई कर देगा अफेक्टिव, इट वोंट बी 1 जनवरी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या। कॉन्सेप्ट यही है कि आपके वो सारे एक्सपेंसेस डिडक्टेबल हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, यू स्टिल आर लायबल टू पे ऑन अ मंथली बेसिस। सो व्हेन आई से मंथली, इसका मतलब होता है कि जनवरी रिलेटेड जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो आप फरवरी 15 तक देंगे, फरवरी की मार्च 15 तक, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So you are still liable to pay on a monthly basis, but on the net amount. Secondly, इसके लिए सबसे important चीज ये है कि you have to have an agent in Canada. ठीक है। अब वो एजेंट कोई स्पेसिफिक स्पेशल सी कोई चीज नहीं है, इट कुड बी एनी adult person who lives in Canada can be your agent, excluding obviously some obvious exceptions के someone who, I mean that person should be mentally capable, that person जो बेसिक चीजें होती हैं, तो वो एक एडल्ट जो कनाडा में रहता है वो आपका एजेंट हो सकता है। और पॉइंट ये है कि सीआरए वांट समवन हु दे गो आफ्टर इफ यू आर नॉट मेकिंग योर लायबल पेमेंट्स। ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपको फैसिलिटी एक दी कि आप नेट पे कर दें, तो वो चाहते हैं कि अगर आप उस पर नहीं करते या आप नेट पे करते हैं और इवेंचुअली आपके एक्सपेंसेस कम हैं या ज्यादा हैं या आप अपना फिर रिटर्न ही फाइल नहीं करते, तो देन दे वांट समवन टू बी ऑन द हुक, and that someone has to be in Canada, and that someone is the agent. ठीक है। तो first you need to find an agent. Secondly, you have to timely apply for NR6 so that आपको उसका maximum benefit मिल पाए। तो NR6 आपने अप्लाई कर दी, अच्छा, तो आपने एजेंट ढूंढ लिया, एजेंट ढूंढ के एजेंट अपना NRV खोलेगा। ठीक है। वो NRV एसोसिएटेड होगा उस एजेंट से। सो एक NRV आ गया एजेंट का, एजेंट का नाम आ गया। अच्छा, फिर आप ये करते हैं उस NR6 फॉर्म में बाकी आपकी बायोडाटा डिटेल्स होती हैं, किस डेट से अफेक्टिव करना है वो होता है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंस फ्रॉम दैट रेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्शन सीआरए आपको अप्रूवल दे देगा कि ठीक है जी, अफेक्टिव दिस डेट आपने 25% ऑफ द नेट अमाउंट पे करनी है। ठीक है। एंड देन यू विल कंटिन्यू पेइंग 25% ऑफ द नेट एंड द डेट NRV। अच्छा, अब एक मेजर डिफरेंस जो NR4 जो पहले वाला ऑप्शन था जिसमें 25% द ग्रॉस था, और ये वाला जो ऑप्शन है उसमें है कि जब आप 25% द ग्रॉस करते हैं, सो यू कैन चूज टू फॉर इट टू बी योर फाइनल लायबिलिटी, देन आप टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, डज नॉट मैटर। ऑल्दो लोग फाइल करते हैं और सीआरए अक्सर उसको नेट पे कंसिडर कर लेता है और यू गेट दैट मनी बैक, बट the recommended way by CRA is, again ये वो चीज है जो एज अ प्रैक्टिस है, जो लिखी हुई नहीं है। लिखी हुई चीज ये है कि आपने 25% देना है, वो फाइनल लायबिलिटी है। फाइनल लायबिलिटी मींस यू आर नॉट सपोज टू फाइल एनी रिटर्न और एनीथिंग एंड ट्राई टू गेट एनीथिंग बैक, बट प्रैक्टिकली लोग करते हैं, दे गेट दैट मनी बैक। कब तक कर पाएंगे वी डोंट नो, बिकॉज देयर इज एन ऑल्टरनेट अवेलेबल इन द लॉ, एंड दैट ऑल्टरनेट इज NR6। सो NR6 में आपका सो इट इज मैंडेटरी कि आपको साल के आखिर में अपना रिटर्न फाइल करना है, एंड दैट इज कॉल्ड सेक्शन 216। इट इज अ डिफरेंट रिटर्न, इट डज नॉट मीन आपने T1 फाइल करना है। दिस रिटर्न इज कॉल्ड सेक्शन 216 जो कि फाइल होना होता है
विच इज स्पेसिफिक टू दैट प्रॉपर्टी के जो आपने रेंटल की हुई है। जैसे आप उसकी इनकम डालेंगे, उसके एक्सपेंस डालेंगे जो एक्चुअली हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोजेक्शन जो आपने शुरू में दी थी, ठीक है। और फिर उस पर टैक्स अप्लाई होगा, और जो टैक्स बनेगा दैट माइट बी मोर और दैट माइट बी लेस देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वो टैक्स कम बनेगा तो यू विल गेट अ रिफंड, वो टैक्स ज्यादा बनेगा तो यू हैव टू पे दैट अमाउंट। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखने की ये है कि आपने लेट सपोज जनवरी में मूव हुए, आपने जो है मई में जाके अपनी एप्लीकेशन डाली, जुलाई में अप्रूव हो गई अफेक्टिव मई। अब फॉर सम रीजन उसूलन आपको अंटिल अप्रैल तो अपने 25% द ग्रॉस देना था गवर्नमेंट को, ठीक है। लेट सपोज आपने नहीं दिया था, आप मई में आके या जून में आके आपके पास वो लेटर आया सीआरए का, आपने फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स 25% द नेट देना शुरू कर दिया, ठीक है। सीआरए स्टिल हैज एन ऑप्शन कि वो जो आपका ऑल दो नेट हो सकता है कि साल के आखिर में लॉस बन रहा हो, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाए, तो जो आपने दिया वो वापस मिल जाए आपको, जो 25% नेट दिया था कि टेनेंट चला गया या कोई मेजर एक्सपेंस आ गया और आप रेंटल इनकम में लॉस में थे, तो आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी जीरो हो गई। ड्यूरिंग द ईयर आपने मई से लेके या जुलाई से लेके दिसंबर तक आपने एक सर्टेन अमाउंट पे की थी, वो आपको रिफंड मिल गया। बट सीआरए कैन स्टिल पेनलाइज यू कि आपने वो जो शुरू के 4 महीने देना था और जो नहीं दिया था, वो पेनल्टी फिर भी हो सकती है। तो अनलाइक नॉर्मल रेगुलर इनकम टैक्स में ये होता है कि अगर आपकी टैक्स ओइंग होती है तो उसके ऊपर सीआरए आपको लेट पेनल्टी चार्ज करता है, बट इस केस में शायद आपकी टैक्स ओइंग ना भी हो तो भी आपको वो चार्ज कर सकता है फॉर नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट टू पे एवरी मंथ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कॉल आउट। नॉर्थ अमेरिका में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हों, और फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एक ऑनलाइन ब्रोकर यूज़ करना, जिसकी फ़ीस कम से कम हो, ट्रेडिंग कॉस्ट कम से कम हो। सो ऐसा ही एक ऑनलाइन ट्रेडर जो कि या कनाडा है या यूएस है, दोनों जगह पे मैं यूज़ करता हूँ। कनाडा के लिए एक अलग ब्रोकर है जिसकी फ़ीस सबसे कम है और उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, और इसी तरह यूएस के लिए एक अलग ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ जिसकी फ़ीस सबसे कम है और उनकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। उन दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा। अगर आप वो लिंक्स यूज़ करेंगे तो आपको 10 से $100 तक का क्रेडिट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू डू विद द पर्टिकुलर ब्रोकर। सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट। ठीक है, गॉट इट, वेरी क्लियर। अच्छा, जो NR6 NR4 में मुझे जो डिफरेंस समझ आया है, NR6 में ये है कि आपने जो है वो अपनी आपके पास छूट है कि आप नेट अपनी इनकम पे नेट पे आप दे सकते हैं। और नेट इनकम क्या होती है? आपने $3000 लेट्स से आपकी रेंटल इनकम है, उसमें आपके एक्सपेंसेस जो कि मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट है, एक्सपेंसेस सारे मिला के लेट्स से 2500 बन जाते हैं पर मंथ। तो आपकी नेट इनकम $500 है, इट्स नॉट 3000। 3000 ग्रॉस है, 500 नेट है। उस 500 पे आप 25% टैक्स देंगे जो कि बनेगा 125। तो NR6 में अगर आपने इलेक्शन कर ली है तो आप हर महीने $125 जमा करा रहे होंगे टू सीआरए, विच इज अ लोअर कैश आउटपुट। अगर आपने इलेक्शन नहीं की NR6 की और आप NR4 पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने NR6 की इलेक्शन नहीं की तो बाय डिफॉल्ट आप NR4 कंसिडर किए जाएंगे, तब आपको $3000 जो आपकी ग्रॉस रेंटल इनकम है उसका 25% देना है। तो इंस्टेड ऑफ $125 सबमिट करना सीआरए को एवरी मंथ, आई विल हैव टू डू अ सबमिशन ऑफ $750 विच इज 25% ऑफ $3000। सो मेरा कैश आउटपुट ज्यादा होगा। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर आई कैन स्टिल फाइल द टैक्स एंड से क्या मैंने आपको टैक्स ज्यादा दे दिया है NR4 के अंदर, क्योंकि मैं हर महीने आपको 750 दे रहा था। ये मेरे एक्सपेंसेस हैं जो कि मैंने आपको पहले, जो कि अब मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे टोटल मॉर्गेज पूरे साल के एक्सपेंसेस रहे। प्लीज मुझे बाकी पैसे वापस दे दें, और फिर वो आपको बाकी पैसे वापस दे देंगे। बट NR6 के अंदर आप ऐसा करेंगे कि आप बोलेंगे मैंने आपको 125 जमा कराया है हर महीने, और मेरी जो फाइनल लाइबिलिटी है वो, या मेरे फाइनल एक्सपेंसेस असल में 2500 नहीं थे पर महीने, वो असल में 2600 थे, या कम थे या ज़्यादा थे। तो वो आप एक फाइनल टैक्स रिटर्न जमा करा के अपनी फाइनल एडजस्टमेंट ले लेंगे, बट वो नंबर छोटा होगा क्योंकि आपके एक्सपेंसेस 2500 से 2000 हो जाएंगे, 2500 से 3000 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। तो तो बेसिकली फायदा जो है वो NR6 में, सॉरी जस्ट टू कंप्लीट, फायदा NR6 में जाने से ये है कि आपको कैश हर्ट नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो है वो शुरू में ही आप कम पैसे दे रहे हैं। और NR4 में आपको कैश हर्ट आएगी, बट एट द एंड ऑफ द ईयर ये दोनों जो हैं वो सेटल हो जाएंगे और आपको वही टैक्स लाइबिलिटी देनी पड़ेगी जो आपकी बनती है। सही। तो इसमें इसमें बेसिकली देखें दो चीजें हैं, एक तो ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो का फर्क पड़ जाता है कि वो आपका सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है,
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लायंस का है कि यू कैन हैव अ पीस ऑफ माइंड के करेंगे नहीं करेंगे वाला चैप्टर इज आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि आपने एक अप्रूवल ले लिया है जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो आपको नेट पे करेंगे, एंड देन यू गो बाय दैट, सो इट जस्ट गिव्स यू काइंड ऑफ अ बेटर स्लीप एट नाइट, के चलो ठीक है मैं दे भी रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे पता है कि अगर मेरा कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया, अगर मेरा टेनेंट चला गया जिसकी वजह से मेरी इनकम रिड्यूस हो गई, तो आई एम गोइंग टू गेट दैट मनी बैक बिकॉज मैंने ये इलेक्शन फाइल किया है, so that's why it is important. करेक्ट। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर NR6 मैंने फाइल कर लिया और मैं वो लोअर अमाउंट दे रहा हूँ जो कि मैं नेट पे दे रहा हूँ, क्या वो अमाउंट हर महीने चेंज हो सकती है? क्योंकि इस महीने मेरे पास एक्सपेंस आ गया तो मैंने कहा अब तो मेरी रेंटल ग्रॉस इनकम है 3000, रेंटल कॉस्ट जो है वो मेरी 2500 है एक महीने में, अगले महीने में कॉस्ट मेरी हो जाती $3000, विच मीन्स देर इज नथिंग टू पे बिकॉज जीरो इनकम कमा रहा हूँ, तो उसका जीरो का 25% इज जीरो। सो ऐसा हो सकता है कि हर महीने में बेस्ड ऑन द इनकम, नेट इनकम में टैक्स दूं या नहीं? मैंने एक बारी फॉर्मूला डिसाइड कर लिया और फॉर्मूला में नंबर आ रहा है 500 नेट इनकम, तो अब मैं उनको 500 का 25% ही देता रहूंगा हर महीने, एंड ओनली सेटल एट द एंड ऑफ द ईयर कि वो एक्चुअली तो 12 महीने में से 10 महीने तो घर रेंट पे रहा ही नहीं, या 10 तो ज़्यादा कह रहा हूँ, बट एक दो महीने रेंट घर पे नहीं रहा, उसका भी मैं आपको देता रहा हूँ 125, प्लीज़ वो मुझे वापस दे दें। सो माई क्वेश्चन इज, कैन द नंबर चेंज, द नंबर दैट आई एम सबमिटिंग विद CRA, कैन इट चेंज एवरी मंथ और इट हैज़ टू बी अ कॉन्स्टेंट नंबर? नहीं, इट हैज़ टू बी अ कांस्टेंट नंबर। नॉर्मली मैं कस्टमर्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो कांस्टेंट नंबर तो मेंटेन करें ही करें, बट अगर इट्स अदरवाइज सिचुएशन कि लेट्स सपोज आपका टेनेंट 2500 पे था, वो चला गया, अब अगला टेनेंट, क्योंकि ये आजकल बहुत हो रहा है क्योंकि रेंट बड़ा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। अगर आपके पास कोई 4 साल पुराना टेनेंट था तो ऑब्वियसली वो लोअर रेट पे था, अब नया टेनेंट आया वो एक हायर रेट पे आया, राइट? सो आई नॉर्मली रेकमेंड कि अगर वो सिचुएशन है तो नो बडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम पुटिंग इन मोर मनी, जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस तो ओवरनाइट नहीं बढ़ेंगे ना, वही घर है, वही प्रॉपर्टी टैक्सेस सब कुछ वही है, इट जस्ट दैट कि यू वर सिटिंग ऑन अ लोअर रेंट, अब आपका रेंट ज्यादा आ रहा है, तो इन दैट केस रिक्वायरमेंट नहीं है, बट माय रिकमेंडेशन इज कि उसको आप ज्यादा देना शुरू कर दें, ताकि एंड में वो जो है एक बड़ा टैक्स बिल आपके पास ना आ रहा बट अगर किसी महीने रेंट आया ही नहीं क्योंकि टेनेंट नहीं है उस महीने और चेंज हो रहा है, तो उस महीने भी मैं वही अमाउंट देता हो, रहा हूँ वही दे। बिकॉज इट्स सेफ? हाँ, एंड अच्छा। जस्ट थिंक ऑफ इट कि सीआरए ने आपको एक एक्सेप्शन दी है एज अ नॉन रेसिडेंट, वरना आपने तो, और इट्स नॉट बाय द वे नॉट जस्ट ओनली फॉर द रेंटल इनकम, आपकी डिविडेंड इनकम होती है उसके लिए भी ये विद होल्डिंग है, इवन अगर आपको, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट ऑन अ साइड नोट कि जब आप कंट्री छोड़ते हैं तो आपने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकरेजेस को भी बताना होता है कि यू आर नॉन रेसिडेंट, सो दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है तो वो उस पर विद होल्ड करते हैं। तो ये जो विडोल वाली पॉलिसी है दैट इज फॉर नॉन रेसिडेंट्स और इवन फ्रॉम नॉन कैनेडियन सिटीजन, कोई फॉरेनर अगर यहाँ पे रॉजर्स के शेयर लेता है तो उसके लिए भी वही पॉलिसी है, तो वो एक स्टैंडर्ड रूल है, आपको गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन दी है, तो अब हम उस एक्सेप्शन में फर्दर एक एक्सेप्शन ना क्रिएट करें कि मेरा टेनेंट नहीं है तो मैंने नहीं दिया, तो वो नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली एजेंट वुड बी ऑन द हुक फॉर दैट, सो एजेंट हैज टू मेक श्योर कि वो चीजें उस तरह से हो रही हो। ठीक है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया, व्हिच इज़ यू आल्सो हैव टू टेल योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आई थिंक इस पे भी पूरी एक अलग पॉडकास्ट होगी और हम करेंगे ज़रूर, बिकॉज़ मैंने उस पे थोड़ी-सी, अगेन बिकॉज़ आई वेंट नॉट नोइंग यू, मुझे काश मैं आपसे पहले कनेक्ट कर चुका होता। तो मैंने अपने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जहाँ मेरे स्टॉक्स वगैरह थे थोड़ा लेट बताया, तो वहाँ मेरी इनकम आती रही, विथहोल्डिंग टैक्स नहीं हुआ, तो मेरे लिए फाइलिंग जो है वो इट बिकेम अ नाइटमेयर फॉर द फर्स्ट ईयर। और उसके बाद एक और जो चैलेंज होता है वो ये कि यहाँ भी यूएस में भी एनी अकाउंट दैट यू हैव मोर देन $10,000, उसके लिए भी आपको एक फाइलिंग करनी पड़ती है अलग से, एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल इन अ सेपरेट पॉडकास्ट। बट लेट्स कम टू द मेन टॉपिक अगेन, विच इज, अब अगर मैंने NR6 की इलेक्शन की है क्योंकि मैं कैश आउटफ्लो अपना कम चाहता हूँ, तो उसमें एक एजेंट रखना पड़ता है। अच्छा, एजेंट मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा रिलेटिव भी हो सकता है, सिर्फ चैलेंज ये है कि वो एजेंट लायबल है टैक्स देने में, तो CRA उससे पूछगछ करेगा कि वो टैक्स कहाँ गया। और आइडली जो फ्लो होना चाहिए, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये होना चाहिए कि टेनेंट पैसा एजेंट को दे, एजेंट पैसा कलेक्ट करे, वो CRA का पोर्शन काट के CRA को दे, और आपको अपना जो है वो बैलेंस पोर्शन पास ऑन कर दे, ताकि CRA जो है बाद में उससे पूछेगा, यार कलेक्ट तो आप कर रहे थे रेंटल, तो मेरा टैक्सेशन टैक्स कहाँ गया? सो इज दैट ट्रू कि लाइबिलिटी जो है वो एजेंट की बढ़ जाती है? एंड आई रिमेंबर आस्किंग वन ऑफ द स्टेट एजेंट्स, और उन्होंने कहा था कि हाँ वो एजेंट बन जाएंगे
इफ़ आई वुड पे देम 1 मंथ ऑफ द एनुअल रेंट। तो जितना भी मेरा एनुअल रेंट है उसका 1 महीने का रेंट मैं उनको दूँ। और उसमें सिर्फ़ ये एनआर की काम नहीं, वो बाकी चीज़ें भी मुझे हेल्प करते हैं कि प्रॉपर्टी मेंटेन करके देते हैं, सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व करते हैं। सो जस्ट फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई फाउंड इट टू बी वेरी हाई, बिकॉज़ 1 महीने का रेंट देना पूरे साल का इज़ अराउंड 10% और स्लाइटली लोअर देन दैट, व्हिच आई वाज़ लाइक ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। एंड देन आई आस्क्ड माय ब्रदर, मैंने सोचा कि मैं अपने भाई को बना लूँ एजेंट। और फिर देन ही कॉल्ड सीआरए एंड चेक्ड, और सीआरए ने कहा भैया आप लायबल होंगे अगर आपके भाई ने जो है वो पैसे नहीं दिए। तो मेरे भाई ने मेरे पूछा मुझे कि भैया मेरे ऊपर लायबिलिटी आ रही है सब। एंड हेंस आई इवेंचुअली ऑप्टेड फॉर एनआर 4, बाय द वे मैंने एनआर 6 नहीं किया था इस सब के चक्कर में। बट यू आर राइट, फॉर पीस ऑफ माइंड यू रादर पे स्लाइटली मोर मनी, फाइंड एन एजेंट एंड गेट इट डन थ्रू दैट। तो इस पे अगर थोड़े से और लाइट शेड कर दें, इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, इज इट रॉन्ग, एंड डू आई मेक सेंस? सही है। एजेंट में बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप और ये हमारे साथ काफ़ी हमारे क्लाइंट्स के साथ होता है कि वो जब आते हैं हमें बताते हैं कि ये ऑप्शन है एनआर 6 का, दे गेट एक्साइटेड, ओके दिस इज गुड, हमारे पैसे बचेंगे। वो एनआर 6 के लिए फिर एजेंट ढूंढते हैं। आई नो कुछ रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस, एंड यूजुअली दे चार्ज दिस मच फॉर दिस सर्विस व्हिच इज टिपिकली 1 मंथ ऑफ द रेंट। अच्छा, और अच्छा, अगर तो वो हैं तो दे आर यूज्ड टू ऑफ इट कि भाई क्या सीआरए कहेगा, क्या कुछ होगा, उनकी एक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है। अगर वो नहीं है, आप किसी अपने फ्रेंड या फैमिली में किसी को कहते हैं तो यस दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दे ऑफन फेस, कि एज सून एज दे कॉल सीआरए उन्हें काइंड ऑफ डरा देता है कि ये आपकी लायबिलिटी होगी। अच्छा, एक तो होता है ना एकदम ही आपका क्लोज रिलेटिव है तो वो तो फिर भी शायद कर लेगा, ओके ठीक है, आई नो हिम फॉर सो मेनी इयर्स, कुछ नहीं होगा। एक होता है कि एक आपसे रिलेशनशिप है बट वो ऐसी नहीं है कि वो ब्लाइंड ट्रस्ट करे। कभी-कभार होता है कि at times you might not even want to disclose to some of your relatives how many rented properties you have got, right? So उसमें भी इस तरह के challenges आते हैं friends and family में, and then they go for the agents. We also provide that service of being the agent, but honestly that service is not something I would advertise a lot or I would offer a lot unless सामने से कोई बंदा पूछ रहा हो। क्योंकि it is a my neck is in the line, so that's why I have to be careful about it. तो यस ट्रू, एजेंट के तो आप जब एनआर 6 पे जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा एक चैलेंज जो होगा वो एजेंट को ढूंढना होगा। और वो भी अगेन जब आप यहाँ पे हैं तो जस्ट बेटर कि उसको पहले सॉर्ट आउट करके जाएं ताकि हम टाइमली उसका अप्रूवल डाल सकें। एज फार एज वर्क फ्लो इज कंसर्न, यू आर राइट कि होना यही चाहिए कि टेनेंट से एजेंट के पास पैसे आए और एजेंट से जो है इवेंचुअली सीआरए को जा रहे हो और लैंडलॉर्ड को जा रहे हो। देयर इज नो वे फॉर सीआरए टू ट्रैक दैट, बट रेकमेंडेड यही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही होता है, क्योंकि अभी मैंने एक और बीच का स्टेप है जो हमने डिस्कस नहीं किया, दैट इज कॉल्ड इशुएंस ऑफ अ स्लिप, दैट इज कॉल्ड एनआर 4। सो जो आप अभी हम शुरू में कह रहे थे कि एनआर 4 का तरीका 25% द ग्रॉस देते हैं, वो एक यू कैन से कि उसको बराए नाम हम एनआर 4 कह लेते हैं, बट एनआर 4 इज एक्चुअली नेम ऑफ अ स्लिप जो कि साल के आखिर में इशू होती है बाय द पेयर टू द पेई कि इसके बिहाफ पे मैंने इतनी अमाउंट सीआरए को अंडर दिस अकाउंट जमा करा दी है। जस्ट लाइक जैसे हमारा T4 होता है तो उसमें एम्प्लॉयर आपको एक स्लिप दे रहा होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई ही हैज अर्नड एक्स अमाउंट and I deposited Y amount into CRA under this SIN number, right? इसी तरह से ये स्लिप होती है NR4, जो कि असल में पैसे जो भी दे जहां से भी आए, बट वो उस एजेंट को इशू करनी होगी टू द लैंडलॉर्ड कि आपके बिहाफ पे मैंने पैसे जिसने भी डाले थे, आपके बिहाफ पे मैंने NRV अकाउंट नंबर सो एंड सो में इतने पैसे डाल दिए। तो जब अपना सेक्शन 216 फाइल करते हैं तो उसके साथ आप वो NR4 भी डाल के भेजते हैं, और वो NR4 जब फाइल होता है तो उसकी कॉपी सीआरए को भी जाती है। सो सीआरए ऑलरेडी नोज अबाउट इट। तो अगर आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया और एजेंट ने वो NR4 डाला है तो सीआरए विल नो अबाउट इट कि एक कोई इसमें कोई अमाउंट आई है एंड समथिंग इज एक्सपेक्टेड। सो NR4 इज द टूल जिसके जरिए सीआरए इंश्योर करता है एटलीस्ट ऑन पेपर एजेंट इज देयर इन द पिक्चर इन टर्म्स ऑफ रिमिटिंग ऑफ दैट मनी, या वो साल के आखिर में एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ ये पैसे मेरी तरफ से इस प्रॉपर्टी के लिए गए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट। मैं और बदुल जो इस चैनल के लिए वीडियोस बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से आती हैं, बट बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं क्योंकि हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं और उन किताबों से सीखते हैं और आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ें। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो है वो किताबें ज़रूर पढ़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर किताब पढ़ने वाला सक्सेसफुल हो, लेकिन जो सक्सेसफुल है वो किताबें ज़रूर पढ़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किताबें पढ़ें। बट मसला ये है कि आजकल के टाइम में जो है टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। आजकल की लाइफ में टाइम
क्रिएट करना फॉर रीडिंग बुक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो उसका जो एक आसान तरीका मैं और बतूल यूज़ करते हैं वो है ऑडिबल, विच इज़ टू लिसन टू ऑडियो बुक्स. इसीलिए ऑडिबल की ऐप जो है वो उसका लिंक मैं छोड़ दूंगा इस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं. और अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको जो है पहला महीना फ्री ट्रायल मिलेगा और आपको 2 फ्री ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी. इस तरह से जो है वो आप बहुत सी नॉलेज जो लोगों ने अपनी किताबों में पैक की है, जिनको आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप सुन सकते हैं जब आप कम्यूट कर रहे हो, जब आप वर्कआउट कर रहे हो, या जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको जो है वो ब्रेन एक्टिविटी आपकी अवेलेबल है, ताकि आप कोई भी चीज़ सुन सकें और उसको एब्जॉर्ब कर सकें. And hence it is best you make use of Audible. So I highly recommend you check out that link. Thank you. Got it. So ऐसा है कि NR6 के केस में आपको जो है वो एजेंट, सो जस्ट लाइक हाउ यू गेट अ T4 फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, उसी तरह आपका एजेंट जो है वो एक एम्प्लॉयर का एक्ट करता है और वो आपको एक NR4 इशू करता है. जिस तरह आपका एम्प्लॉयर इशू कर रहा होता है T4 सेइंग कि बहरोज आपने इतने पैसे जो हैं वो मुझसे कमाए हैं मेरे थ्रू, इसी तरह वो एजेंट जो है वो एक NR4 स्लिप इशू करेगा आपको कि आपने मेरे थ्रू अपनी रेंटल इनकम से इतने पैसे कमाए हैं. बिल्कुल. वो स्लिप लाजमी है फॉर यू टू मेक बेसिस ऑफ योर टैक्स रिटर्न. जिस तरह हम T4 सबमिट कर रहे होते हैं टैक्स रिटर्न के साथ, या वो T4 पहुंच चुकी होती है CRA को पहले ही, और CRA उस T4 को टैली करके देखता है कि आपका जो है टैक्स रिटर्न सही है. इसी तरह वो NR4 का डॉक्यूमेंट जो एजेंट ने सबमिट किया है उसको देख के कहेगा कि हाँ ये टैक्स सही है या नहीं. बिल्कुल इन बिल्कुल. केस ऑफ NR4, अगर आपने NR6 की इलेक्शन नहीं की तो आप बाय डिफॉल्ट जो है वो अपनी ग्रॉस पे दे रहे हैं. उस केस में देयर इज नो एजेंट जो आपको NR4 इशू करेगा या वो डॉक्यूमेंट इशू करेगा. उस केस में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, एंड यू करेक्ट मी आई एम रॉन्ग, कि आपको एक प्रो फॉर्मा डॉक्यूमेंट बनाना होगा सेइंग टू द CRA के हाय CRA, पिछले 1 साल में मैंने NR6 के लिए तो इलेक्ट किया नहीं था, तो मैं आपको हर महीने अपनी रेंटल इनकम का ग्रॉस देता रहा हूं, और इतनी मेरी रेंटल इनकम थी हर महीने की, और इतना जो है उस पर टैक्स देता रहा हूँ, जो कि कैलकुलेट करके 25% बनता है, और अगर नहीं बनता तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई. और क्या आप मुझे एक NR4 स्लिप इशू कर देंगे, नहीं कर देंगे. और जब आप वो प्रो फॉर्मा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके 12 हफ्ते में, वैसे मुझे ज़्यादा टाइम लगा था, वो एक स्लिप भेजते हैं NR4 की, सेइंग कि हाँ ये स्लिप आ गई है, अब आप इस स्लिप को यूज करके अपना टैक्स फाइल करें ईयर एंड पे. सो द slip issuing authority changes from the agent to the government itself. बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं एम्प्लॉयमेंट करते हैं एंड ड्यूरिंग द ईयर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है. अगर तो एक्वायर होगी तो ऑब्वियसली एक नया एम्प्लॉयर होगा, वो दे देगा. बट फॉर सम रीजन द कंपनी इज क्लोज, द ओनर्स, HR, एवरीबॉडी इज नॉट अवेलेबल. देन आप उस केस में क्या करेंगे? आपने ऑब्वियसली टैक्स रिटर्न तो फाइल करना है. तो देन यू कैन आस्क CRA कि जी ये मेरे पे स्टफ है, बेस्ड ऑन दैट मैं अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ. तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन जहाँ पे ओरिजिनल इशूअर ऑफ NR4 जो कि इन दिस केस टेनेंट होना चाहिए था, बट चूंकि टेनेंट माइट बी रिलक्टेंट टू इशू एनीथिंग, वो उसको नहीं पता क्या है ये, और यू डोंट वांट टू इन्वॉल्व टेनेंट इनटू ऑल दिस थिंग. सो पॉसिबली दैट इज अनदर ऑप्शन कि आप CRA के पास गए, आपने अपनी सिचुएशन बताई, अपने डॉक्यूमेंटेशन दी, और उन्होंने आपको एक एक स्लिप दे दी NR4 की, जिसके थ्रू अप्लाई हो गया. तो यस, दैट इज अनदर वे यू कैन ऑब्टेन योर NR4. वरना डिफॉल्ट जो पहला सिचुएशन थी जिसमें आप 25% ग्रॉस दे रहे हैं, उसमें उसूलन जो पेयर था वो टेनेंट था, पेई जो था वो CRA था ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड. तो उसमें अगर इन अ नॉर्मल सिचुएशन इशू करना होगा तो वो टेनेंट का काम है इशू करना. बट इन योर केस ऑब्वियसली चूंकि टेनेंट आपको पूरे पैसे दे रहा है, वो कहेगा मैं कैसे करूं, मुझे क्या पता आपने दिया भी है कि नहीं दिया. तो यस, यू आर इन दैट सिचुएशन, देन यू हैव टू गो फॉर दैट एक्सेप्शन. Correct. अच्छा, thank you, very clear. So I think we've talked enough about NR6, NR4, और ये बहुत क्लियर हो गया है. अब let's move on to filing of the taxes, which is year end आ गया है. ये सेक्शन 216 दोनों सूरतों में यूज होता है, NR4 और NR6 दोनों सूरतों में यूज होता है, ठीक है. अच्छा, इसमें मुझे ये बता सकते हैं कि मैं क्या क्या एक्सपेंसेस डाल सकता हूँ फॉर मी टू लोअर माई टैक्स लाइबिलिटी, ताकि मेरा 3000 अगर रेंटल इनकम है तो क्या क्या डाल सकता हूँ. सो एक तो हमने बात की कि मॉर्गेज का जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो एक एलिमेंट है. उसके अलावा व्हाट आर अदर थिंग्स दैट आई कैन पुट इन, स्पेशली नोटिंग मैं US में हूँ और मैं साल में एक बारी कनाडा फ्लाई भी करता हूँ, तो आई वांट टू नो क्या मैं वो अपनी फ्लाइट डाल सकता हूँ. बेशक मैं रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ, बट मैं हो सकता है घर भी चक्कर लगा लूँ, देख लूँ कि घर की क्या हालत है. मैं उसके क्या कहते हैं रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो सकते हैं. ये एक्सपेंस अगर मैं NR6 में कोई एजेंट रखा हुआ है और उसकी फीस है, अगर आपको एजेंट रखा हुआ है आपकी फीस है, क्या मैं वो चार्ज कर सकता हूँ? कोई यूटिलिटी के एक्सपेंसेस अगर मैं खुद देता हूँ और वो नहीं देता,
टेनेंट, तो क्या मैं वो चार्ज कर सकता हूँ? सो कैन यू गिव मी अ रफ आइडिया? ये मैं कुछ चीज़ें आई थ्रू इन, बट मे बी देयर आर मोर थिंग्स एज़ वेल, वुड बी नाइस टू शेयर अ लिस्ट एज़ वेल। ठीक है। देखिए, सबसे अच्छा, इसके लिए कोई अलग से रूल्स नहीं है। जो रूल्स नॉर्मल रेज़िडेंट के लिए हैं, वही रूल्स नॉन रेज़िडेंट के लिए भी हैं व्हेन इट कम्स टू के कौन से एक्सपेंस डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली ये जो एजेंट वाला है वो एक एक्सेप्शन है, वो अदरवाइज़ नहीं होता, वो यहाँ पे होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए, सबसे बड़ा आपका होता है मॉर्गेज का इंटरेस्ट, सही है ना? व्हिच इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। जो इंटरेस्ट पोर्शन, ये ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि इंटरेस्ट पोर्शन इज डिडक्टेबल, नॉट द प्रिंसिपल पोर्शन। और इसका बेस्ट तरीका ये होता है, साल के आखिर में बैंक आपको एक स्टेटमेंट भेजता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना पे किया था, जिसमें से इंटरेस्ट इतना है। दैट इज योर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कि आपका एक्चुअली कितना इंटरेस्ट आप डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक लेसर नोन पार्ट जो है वो होता है, कभी कोविड में बहुत हुआ था कि लोगों की फिक्स मॉर्गेज थी, उन्होंने ब्रेक की, उन्होंने वेरिएबल में कन्वर्ट किया, राइट? सो उसकी पेनल्टी आपको लगती है कि आपने लेट्स सपोज 5 ईयर का टर्म था, आपने 2.5 ईयर में ब्रेक कर दिया। तो वो जो 2.5 ईयर का जो आपने पे किया, एंड दैट माइट नॉट बी अ रियल पेमेंट गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, क्योंकि अक्सर ये हो रहा था उस टाइम पे कि लेट्स सपोज मेरा 5 ईयर फिक्स था और मैंने 5 ईयर वेरिएबल लिया, और बैंक ने, मे बी द सेम बैंक और डिफरेंट बैंक, वॉट एवर इज द केस, बैंक, और तब तक मेरे घर की प्राइसेस भी बढ़ गई थी, तो बैंक ने क्या किया कि बैंक ने मुझे हायर अमाउंट का लोन दे दिया, और उसमें जो मेरा वो बनता था उसको भी उन्होंने लोन का पार्ट बना दिया, ठीक है? तो लेट्स अज्यूम दैट अमाउंट वाज $20,000, और मैंने $25,000, और मैंने 2.5 ईयर पे ब्रेक किया था उसको, तो रिमेनिंग पीरियड वाज 2.5 ईयर्स। सो वो भी प्रो रेटा बेसिस पे मैं अगले 3 सालों के अंदर उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ एज माई एक्सपेंस। अक्सर होता यह है कि ये चूंकि रियल कैश आउटफ्लो नहीं हुआ होता है, तो लोगों को याद नहीं होता है, या वो उसको उसका अकाउंट फॉर नहीं कर पाते, वो रह जाता है। तो एक तो ये तो दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। अच्छा, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, स्पेशली वो लोग जिनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, टू मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच ऑफ द प्रॉपर्टी, जस्ट टू कीप एवरीथिंग क्लीन, राइट? सो उसमें ऑब्वियसली आपने बैंक अकाउंट मेंटेन किया, अगर उसकी बैंक फीस वगैरह है, वो छोटी मोटी चीजें वो भी आ जाती हैं इसमें। तो ये तो एक फाइनेंशियल पार्ट हो गया। इसके अलावा आपके पास जो है, अगर आपने कोई और लोन लिया है टू पे फॉर दैट हाउस की परचेज या रिनोवेशन, सही है, यू हैव टू प्रूव कि वो लोन उसी लिए यूज हुआ था, और वो मॉर्गेज नहीं है, वो आपने कहीं और से लोन लिया, आपने पर्सनल लोन लिया है या कुछ और लिया है, या लेट सपोज आपने घर में कोई रिनोवेशन थी, आपके पास होम डिपो का कार्ड था, आपने होम डिपो के कार्ड से पे कर दिया, और वो उस क्रेडिट कार्ड को यू डिड नॉट पे इन फुल, एंड देन उस पर कोई इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, तो वो भी आपका एलिजिबल एक्सपेंस है जो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल पार्ट। इसके अलावा आपका फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है आपका, इसके अलावा इंश्योरेंस होता है मोस्ट कॉमन, आपका कॉन्डो है तो कॉन्डो फीस होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोस्ट ऑफ द टाइम यस, सम टाइम इट इज अ बिगर अमाउंट जो कि और अ कैपिटल एक्सपेंस जो कि एमोर्टाइज होता है। तो दैट आई वुड लीव दैट जजमेंट टू अ प्रोफेशनल कि वो किस एक्सपेंस को कहाँ पे लेता है, बट सीआरए की इनफ गाइडलाइंस है दैट वी कैन गो थ्रू। जनरली स्पीकिंग, एक चीज अगर डिटोरिएट हुई है और आप उसको उसी हालत में वापस ला रहे हैं, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। एक चीज को आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस व्हिच हैज टू बी amortized। बट इसमें ऑब्वियसली अमाउंट का भी फैक्टर होता है कि अगर छोटा सा ही अमाउंट है, उसको 5 साल पे amortize करना डजंट रियली मेक सेंस। तो रिपेयर मेंटेनेंस इज अ बिट ट्रिकी एरिया, जिसमें कुछ चीजें फौरन जाएंगी, कुछ चीजें ओवर द इयर्स जाएंगी, दैट फॉर अ प्रोफेशनल कैन हेल्प यू। इसके अलावा, हाँ, जो आपने ट्रेवल की बात की, तो सीआरए की बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं इस हवाले से, नॉट जस्ट फॉर नॉन रेसिडेंट, फॉर एनी रेंटल, कि ओनर किस पॉइंट पे अपना ट्रेवल काउंट कर सकता है और किस पॉइंट पे अपना ट्रेवल काउंट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अगर आप, इफ यू लिव इन दुबई और आप अपने घर की इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ वैलिड ट्रेवल एक्सपेंस, इट वाज नॉट देयर, यानी कि सीआरए का इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है कि आप वहां रहते हैं, बट इन जनरल आप अगर अपना रीजनेबल ट्रैवल करते हैं, तो यू कैन काउंट दैट ऑन। उसमें बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि अगर जो है उतने किलोमीटर से ज्यादा है और इस टाइप की चीजें हैं, मल्टीपल प्रॉपर, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आप तब कर सकते हैं जब आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आप सिंगल प्रॉपर्टी पे भी कर सकते हैं। ये मैं उन एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ जो थोड़े से ग्रे एरिया में होते हैं, जिसमें आपने खुद वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर घर में कोई रूफिंग का काम था, रूफिंग का नहीं, कोई छोटा काम था, वो जो है वो मैंने खुद से कर लिया एज लैंडलॉर्ड, तो क्या आप अपना टाइम को भी कॉस्ट लगा सकते हैं, या आप अपनी
सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट जो है वो उस मटेरियल की लगा सकते हैं जो कि आपको रिप्लेसमेंट में यूज हुआ है, तो वो चीज़ें भी वेरी करती हैं। और तो ये तमाम मोस्ट कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो कि आप उसमें अपनी रेंटल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, मैं यूएस से अगर फ्लाइट लेता हूँ और मैं साल में एक फ्लाइट लेता हूँ, अपनी फैमिली के साथ आता हूँ, क्या मैं सिर्फ अपना सोल टिकट चार्ज कर सकता हूँ या नहीं? नॉट रियली, नॉट रियली। देखिए सीआरए, अच्छा, चार्ज कर सकता हूँ जब कोई मुझसे पूछता है ना, ये एक बड़ी कॉमन टेंडेंसी होती है जब हमें क्लाइंट फोन करते हैं ना, दे हैव एन आंसर एंड दे वांट आंसर फ्रॉम मी, वही आंसर उन्हें, वही आंसर। तो उसमें क्या होगा कि अब मैं उन्हें यही कहता हूँ, देखिए फाइल करने को तो आप कुछ भी फाइल कर देंगे, वो तो इट्स अ सेल्फ असेसमेंट, टैक्स इज ऑलवेज अ सेल्फ असेसमेंट। आपको एक चीज लगी, आपने कहा कि यार ये मेरे हिसाब से रीजनेबल था, मैंने फाइल कर दिया। जब सीआरए ऑडिट के लिए आता है तो फिर वो देखता है, एंड सीआरए कैन ऑडिट फॉर लास्ट 6 years आफ्टर फाइलिंग, सो इट कैन बी इट्स अ बिग इनफ टाइम फ्रेम फॉर देम टू कैच यू, राइट। तो जब वो आएगा तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, पहली चीज होती है रीजनेबलनेस, ठीक है, कि वो एक्सपेंस रीजनेबल था कि सबसे पहला होता है एट्रीब्यूटेबल, कि वो एक्सपेंस उस चीज के लिए भी था कि नहीं था, सही है। फिर दूसरा होता है रीजनेबल, क्या उस चीज के लिए इतना एक्सपेंस करना रीजनेबल था। फॉर एग्जाम्पल आपके टेनेंट ने आपको फोन किया कि जी वो विंडो मेरी टूट गई है, विंडो की जो वो होता है जिससे आप खोलते हैं, वो चीज टूट गई है, हैंडल जो होता है उसका, वो टूट गया है। अब आप उसके लिए ऑल द वे कैलिफोर्निया से फ्लाइट लेके आए, जो है टोरंटो आ गए, और जो एक्चुअल विंडो की रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग हैंडीमैन एंड एवरीथिंग $500 थी, और आपने $2000 लगा दिए, तो दैट्स नॉट रीजनेबल, राइट। तो दे मे अलाउ, ठीक है, आपने खुद की अच्छी बात है, मैक्सिमम आपको वो अमाउंट शायद अलाउ कर दें कि जो अदरवाइज आपने एक्सपेंस की होती। तो आपका, मैं अपने कस्टमर्स को ये कहता हूँ कि आपका टेस्ट ये है, लिटमस टेस्ट ये है कि यही काम जो आपने खुद आके किया, चाहे लोकली भी आप आ रहे थे, मैं लेट्स सपोज लंदन ओंटारियो में रहता हूँ, मेरा घर टोरंटो में है, और टेनेंट ने बोला कि जी फला मसला हो गया। अब वो उसके लिए अगर मैं किसी थर्ड पार्टी से करवाता, वो $100-150 का काम था, और मैं लंदन से ड्राइव करके आता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, मटेरियल लगाता हूँ, सब लगाता हूँ, और फिर मैं सीआरए को बोलता हूँ कि जी इतने किलोमीटर बनते हैं तो मेरा इतना बनता है, तो दे विल ऑलवेज गो फॉर व्हाट इज द रीजनेबल ऑल्टरनेट, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। Got it. Makes sense. I think, Amir, we need to connect and have a separate podcast on rental income and expenses and all. So मेरे कुछ और सवाल भी हैं related to depreciation and all, but I think we can cover it at some other time. But let's come to the topic of cross border taxation back. तो एक तो आपने ये कहा कि although ये भी cross border के लिए relevant है, but आपने कहा कि वही चीज़ें जो कनाडा में as apply होंगी, वो चीज़ें यहाँ भी apply होंगी अगर आप cross border हो ना हो, जो सारे expenses हैं. Let's say अब अगर मेरी जो वो net income बन जाती है, let's say total is around $100 every month, और $100 पे मैं 25% एवरी मंथ तो दे देता हूँ सीआरए को, बट वो $100 जो है वो $1200 बन जाती है पूरे साल पे। तो यूएस में क्या होगा उस $1200 के साथ? ओके। और अगर तो वो क्योंकि मैं 25% तो दे चुका हूँ, क्या वो 25% भी मेरा एक्सपेंस बन जाएगा यूएस में, या नहीं वो 1200 पे टैक्स लगेगा? एक ये सवाल है। और दूसरा, अगर नेट इनकम जीरो हो ऑल टुगेदर या नेगेटिव हो, कि मैंने तो, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, तो मैंने असल में लॉस किया है रेंटल इनकम पे, नेट इनकम नहीं कमाई, मैंने 1200 का लॉस किया है या 1200 का प्रॉफिट किया, तो लॉस की सूरत में क्या मुझे तो 25% तो नहीं देना कनाडा को, बट क्या कनाडा मुझे कुछ पैसे वापस करेगा? क्योंकि जब आपको पता है ना, अगर मैं कनाडा में रह रहा हूँ, मैं अपना टैक्स फाइल करूँगा, मैंने कुछ लॉस है, तो अगर मेरी T4 की इनकम है तो उस लॉस, उसके अगेंस्ट मुझे थोड़ा बेनिफिट ही मिल जाता है। तो क्या वो बेनिफिट मुझे कनाडा में मिलेगा लॉस की सूरत में? येस और नो। उस लॉस की सूरत में यूएस में क्या बेनिफिट मिलेगा? येस और नो। और अगर प्रॉफिट हो तो मुझे उसको क्या करना है? और वो जो कनाडा में विथहोल्डिंग दे चुका हूँ, क्या वो फुल एंड फाइनल है? उसको मुझे, एनीवेज, आई थिंक यू गॉट माय क्वेश्चन, सो लेट्स टेक इट वन बाय वन, कि अगर मैंने प्रॉफिट कमाया है तो क्या होगा? तो बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि किस तरह से दोनों टैक्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम इस पे आ जाते हैं कि आपने NR 46 जो भी किया, अब आप कनाडा में, अब आप यूएस में क्या करेंगे? यू लिव इन यूएस, तो आपका जो है, यू आर यूएस टैक्स पर्सन, आपने यूएस में अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम डिक्लेयर करनी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो जो अमाउंट है, अच्छा, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है जो कि हम मिस कर देते हैं, कि जब आप यूएस मूव हो रहे हैं, आपको अपने उस घर की एस्टिमेटेड वैल्यू कहीं ना कहीं किसी तरह से डॉक्यूमेंट करवानी है, ठीक है। इट कुड बी एज सिंपल एज कि आपने हाउस सिग्मा से डाउनलोड करके रख लिया कुछ कंपेरेबल लेके, रियल्टर्स के पास एक रिपोर्ट होती है जिसको परव्यू रिपोर्ट, दे कैन पुल दैट आउट, रियल्टर्स, मॉर्गेज एजेंट्स वगैरह, आपने उनसे वो रिपोर्ट निकलवा ली,
और इट कुड बी डिपेंडिंग ऑन, अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है एंड यू वांट टू बी वेरी सेफ, आपने उसकी प्रॉपर अप्रेजल करवा लिया. सो इन आइदर वेज यू शुड हैव अ मार्केट वैल्यू ऑन द डे यू बिकेम अ यूएस रेसिडेंट. ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो डेट आपने रखनी है एंड आई विल टेल यू लेटर वो क्यों काम आएगी. अच्छा, जब आप यूएस में आते हैं तो आपने यूएस में एज अ प्रिंसिपल अपनी उस रेंटल इनकम को दिखाना है. उस रेंटल इनकम को दिखाने के बाद आप अपने रेंटल एक्सपेंसेस भी दिखाएंगे. फॉर मोस्ट पार्ट रेंटल एक्सपेंसेस के लिए क्राइटेरिया दोनों कंट्रीज का सेम है. एक बहुत मेजर डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो कि आगे जाके आपकी दूसरी बहुत सारी और चीज़ों को अफेक्ट करता है, वो है डेप्रिसिएशन का. ठीक है, इन कनाडा डेप्रिसिएशन रेंटल प्रॉपर्टी पे लेना इज एन ऑप्शन. आइदर यू टेक इट और यू डोंट टेक इट, दैट्स फाइन, राइट. हम अपने क्लाइंट्स को कनाडा में रेकमेंड करते हैं कि आप इस पर डेप्रिसिएशन ना लें. रीजन ये है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस मोस्टली यहाँ पे इंक्रीज हो रही होती हैं, और जब आप डेप्रिसिएशन लेते हैं तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको कहूँ तो एक चीज 100 रुपए की थी, उसको आपने ओवर द इयर्स डेप्रिशिएट करके $30 डेप्रिशिएट किया, अब वो 70 की रह गई. ठीक है, अब आपने जब उसको बेचा और अज्यूमिंग वो एक प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 120 हो गई है, तो इन अदर वर्ड्स जो आपका कैपिटल गेन हुआ वो 20 का नहीं, वो 50 का हुआ, क्योंकि आपने वो 30 का बेनिफिट जो लिया था वो भी आपको वापस करना पड़ेगा. बिकॉज डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि चीज वैल्यू में घट रही है तो आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वो घटी नहीं थी, वो बढ़ गई थी. तो अब वो आपका जो कैपिटल गेन जो अदरवाइज $20 का था वो $50 का हो गया. एंड ऑब्वियसली वी नो कि जब कैपिटल गेन होता है दैट्स अ बिग नंबर, उस साल में आपके सारे टैक्स के नंबर्स हिल जाते हैं, तो उसको और ज्यादा हम बड़ा क्यों करें. दैट्स वाई नॉट जस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम कनाडा में टैक्स प्रोफेशनल यही कहते हैं कि आप अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन ना लें. तो इन इन कनाडा यू हैव दिस चॉइस. इन यूएस आप ना लें तो ठीक है, आईआरएस खुश होगा, आपने नहीं लिया. बट जब आप बेचेंगे और कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो वो अलाउएबल डेप्रिसिएशन को स्टिल कंसिडर करेंगे कि आपने ली थी. ठीक है, तो ना लेने का कोई फायदा नहीं है. तो यू मस्ट कंसिडर डेप्रिसिएशन इन योर यूएस टैक्स रिटर्न, अगर आपने कनाडा में नहीं भी डाली है. तो इन अदर वर्ड्स जो आपकी घर की वैल्यू है कि जिस पे आपका बेसिकली दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कॉस्ट बेस. तो जो आपके घर की एडजस्टेड कॉस्ट बेस है कि जिस पे आपने जब आप बेचेंगे और आप कंपेयर करेंगे कि मेरा गेन कितना हुआ है, तो वो आपकी कैनेडा और यूएस की डिफरेंट हो सकती है. एंड आई विल टच दैट अपॉन इन लेटर सेक्शन कि जिसमें हम जिस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग के जब वो घर बेचते हैं तो क्या होता है, तो उसमें हम उस पर आएंगे. बट फॉर नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी रेंटल इनकम में आपने डेप्रिसिएशन दिखानी है, और उस वजह से हो सकता है कि आपने कनाडा में प्रॉफिट दिखाया हो उस रेंटल इनकम के ऊपर, और यूएस में उस रेंटल इनकम के ऊपर लॉस आ रहा हो. ठीक है. अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो आप डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, नॉर्मली स्पीकिंग हम जो डेप्रिसिएशन लेते हैं वो हम परचेज प्राइस पे लेते हैं कि जी एक चीज मैंने खरीदी थी या उस पर आपने कोई इंप्रूवमेंट किया तो आप उसके ऊपर लेते हैं. ठीक है, बट अगर आप न्यू रेसिडेंट बने हैं यूएस के, आपको रिसेंटली H1B मिला है या आप यू नो वॉट एवर वीजा पे आप आए हैं यूएस के अंदर, तो द डे यू बिकम रेसिडेंट वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपकी एडजस्टेड कॉस्ट बेस है. दैट्स वाई जो मैंने कहा था कि आपने उस घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू लेके रखनी है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन उस अमाउंट पे लगेगा, नॉट योर ओरिजिनल परचेज प्राइस. एंड गुड पार्ट इज कि जब आप कैपिटल गेन देंगे तो वो भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा, नॉट फ्रॉम योर ओरिजिनल परचेज प्राइस. सो अगेन यूएस और कनाडा का इन सम सिचुएशंस और इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस कैपिटल गेन भी डिफरेंट होगा. द नंबर दैट इज कैपिटल गेन, टैक्सेबल क्या है वो तो बात की बात है, बट द नंबर दैट इज योर कैपिटल गेन विल ऑल्सो बी डिफरेंट, क्योंकि आपकी एडजस्टेड कॉस्ट बेस फॉर कनाडा इज डिफरेंट फ्रॉम एडजस्टेड कॉस्ट बेस फॉर यूएस. ठीक है, और लॉजिकल भी यह है कि अगर आपने घर 2016 में लिया था और आप 2020 में कनाडा के रेसिडेंट बने हैं, तो उन 4 सालों में यू हैड नथिंग टू डू विद, सॉरी यूएस के रेसिडेंट बने हैं तो उन 4 सालों में यू हैड नथिंग टू डू विद यूएस. सो व्हाई यूएस वुड टैक्स यू ऑन द गेन यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसको लें. तो अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई कि बाकी सारे एक्सपेंसेस वहीं पे रहेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वो जब हमने सारी इनकम एक्सपेंसेस दिखा दिए, प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, लॉस हुआ तो क्या होगा. कैंडिडेट साइड इज वेरी क्लियर, प्रॉफिट हुआ और वो आपने जो पैसे जमा करवाए उससे ज्यादा था तो आप पे कर देंगे. लॉस हुआ तो वो आपको वो अमाउंट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट है, आपकी एक इनकम का आपकी यूएस की इनकम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उस इनकम में जितना भी आपने ज्यादा दिया था वो आपको रिफंड कर देंगे. अच्छा, अब आ जाए यूएस साइड पे. यूएस साइड पे आपने वो सब दिखाया,
अब अच्छा, बाय द वे ये जो मैं बता रहा हूँ दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू रेंटल प्रॉपर्टी। हर टाइप ऑफ इनकम का ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, तो फॉर नाउ आवर स्कोप इज रेंटल प्रॉपर्टी। सो यूएस में जब आप वो रेंटल प्रॉपर्टी अपनी डिक्लेयर करेंगे, उसकी इनकम डिक्लेयर करेंगे, एक्सपेंस डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, कनाडा में भी जो आपने कहा था ना कि मुझे अगर लॉस हुआ है तो रिफंड मिल जाता है, तो टेक्निकली गवर्नमेंट ने आपको उस लॉस के ऊपर कुछ नहीं दिया है। इट्स जस्ट दैट कि आपकी टोटल इनकम कम हो गई और आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम पे ज्यादा के हिसाब से टैक्स दिया हुआ था, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो नहीं पता था कि आप बाकी क्या कर रहे हैं, उसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा। तो आपने, चूंकि अब आपकी टोटल इनकम रिड्यूस हो गई और उस पर आपने ज्यादा पे टैक्स दिया हुआ था, तो यस इट अफेक्टेड यू, और वो आपको जो है एक रिफंड मिल जाता है। उसूलन वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम या टोटल इनकम के कम होने की वजह से रिफंड है, वो आपका उस रेंटल इनकम का रिफंड नहीं है। वो आपके लॉस को फंड नहीं कर रहे, ओवरऑल आपकी इनकम कम हो गई है। अच्छा, अब कनाडा का ये है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, यहाँ पे आपकी जो रेंटल इनकम है वो आप जब दिखाएंगे, देन इट डिपेंड्स, तो उसका इट्स हार्ड टू गिव अ फाइनल आंसर, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी बाकी क्या चीजें आपके पर्सनल टैक्स रिटर्न में, तो वो आपको अफेक्ट करेगी। तो इट्स जस्ट लाइक फॉर एनी रेसिडेंट, अगर कोई कनाडा, अगर कोई यूएस का रेसिडेंट भी है, वो यूएस का टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसका रेंटल इनकम में लॉस है, तो वो वैसे ही ट्रीट होगा जैसे एक नॉन रेसिडेंट का होता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्क ये आता है कि आपने अगर इन इन केस ऑफ अ प्रॉफिट जो आपने टैक्स दिया था इन कनाडा, नॉर्मल एक ग्राउंड रूल प्रिंसिपल ये है, ऑल्दो ट्रीटी में डिफाइंड है फॉर ईच इनकम टाइप, बट ग्राउंड रूल प्रिंसिपल ये है कि जो इनकम जहां से सोर्स होती है वहां पे आप उसका टैक्स पे करते हैं, और दूसरी जगह उसका बेनिफिट अगर अलाउड है तो क्लेम करते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस कनाडा में आपने उसका टैक्स पे किया था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, और अब आप यूएस में आपने उसका रिफंड, यूएस में आपने उसको उसको एज अ क्रेडिट दिखाना है कि जी मैंने टोटल मेरी लाइबिलिटी ये बनी, मैं इंक्लूडिंग दिस रेंटल इनकम, मेरा फॉरेन क्रेडिट इतना था, तो वो वॉट एवर दैट अमाउंट कम्स आउट टू बी, तो वो आप यू कैन टेक अ क्रेडिट ऑफ दैट टैक्स दैट यू हैव पेड इन कनाडा। गॉट इट, वेरी क्लियर। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था, आप जो मेरा एक सवाल था कि विच इज़ कि जो मैंने कनाडा में टैक्स दिया है, क्या उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूँ यूएस में या नहीं? तो वो कनाडा में जो मैंने टैक्स दिया है वो मेरी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देगा और फिर कम होके उस पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर तो यूएस में अगर तो प्रॉफ़िट है तो मैंने तो अच्छा नहीं, अगर लॉस है तो ये तो हमने प्रॉफ़िट की बात कर दी। अगर तो लॉस हुआ है, तो कनाडा में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वो एक्सप्लेन कर दिया। पर यूएस में क्या होगा? यूएस में मेरी फिर टोटल इनकम जो मैं कमा रहा हूँ क्योंकि मेरी सैलरी भी आ रही है, तो वो उस टोटल इनकम को लॉस कम कर देगा और फिर उस कम इनकम पे मेरे टैक्स लगेगा। इज़ दैट राइट अंडरस्टैंडिंग? ऐसे ही। Okay, got it. Thank you. I think this is all I wanted to cover, and I wasn't expecting कि इसको पूरा घंटा हो जाएगा इस पॉडकास्ट को, which is good. I think ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है। असल में एक अच्छी बात ये भी आमिर कि आई वाज थिंकिंग, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, बट आई एम वेरी मच सूटेड फॉर दिस पॉडकास्ट एज अ होस्ट, एंड यू आर वेरी मच सूटेड एज एन एक्सपर्ट। और इसकी वजह ये है कि ये पॉडकास्ट कोई और करता तो वो ये सवाल नहीं कर सकता जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। और तो आई थिंक उसकी वैल्यू कम होती। सो आई थिंक देयर इज अ मैजिक व्हेन यू एंड आई कम टुगेदर एंड डू दिस फॉर पीपल, जस्ट बिकॉज आई कैन आस्क द राइट क्वेश्चंस, इसलिए क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैंने वो मिस्टेक्स की हैं, एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन एनी केस। सो आई वाज जस्ट हैविंग दिस री थिंकिंग कि अगेन मैं बड़ी बात पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा, बट आई थिंक आई एम वेरी मच सूटेड फॉर होस्टिंग दीज क्वेश्चंस। एक लास्ट सवाल मेरा ये कि कोई एक्सचेंज रेट की कोई इम्प्लीकेशंस हैं इसमें या नहीं है, या कोई चैलेंज है विद रिगार्ड्स टू के मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो एनीथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट वुड बी नाइस टू नो। अच्छा, एक्सचेंज रेट का इफेक्ट वैसे आता है जब आप कोई ऐसी कंट्री से कर रहे हो जहाँ जब बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट था लास्ट ईयर, उसका दैट वाज नॉट रेंटल इनकम, बट उसका उसकी इन्वेस्टमेंट थी टर्की में, लाइक नॉर्मल जीआईसीज और जो हमारे होते हैं उस टाइप की चीजें थी। तो उसकी थी टर्की में, और टर्की का एक्सचेंज रेट 2023 में बड़ा सिग्निफिकेंटली ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। और टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, कुछ उसने उसमें यूएस डॉलर में रखा था। दे हैड सम प्रोडक्ट इन टर्की के जिसमें आप गवर्नमेंट के पास पैसे रखें, अगर एक्सचेंज रेट कम हो गया तो वो यूएस डॉलर में पे करेंगे, ज्यादा हो गया तो टर्किश में करेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो उसके लिए तो बड़ा, ही वॉज रियली शॉक्ड के मैंने तो पैसे लूज किए हैं इन टर्म्स ऑफ टर्किश लीरा, लेकिन यू आर सेइंग दैट यू हैव मेड एन इनकम।
सो यस, बिकॉज कनाडा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि अप्लाइंग दैट एक्सचेंज रेट आपने क्या किया था, ठीक है। तो एनीवे, सो तो या यहाँ पे भी एक्सचेंज रेट ऑब्वियसली कम्स इनटू प्ले समटाइम। अच्छा, और एक्सचेंज रेट का वैसे ज्यादा इम्पैक्ट तब आता है इन केस ऑफ यूएस कनाडा जब आप प्रॉपर्टी बाय एंड सेल की और कैपिटल गेन की बात करते हैं, क्योंकि जब आपने बाय किया था, अज्यूमिंग यू आर अ डुअल सिटीजन, शुरू से ही आप डुअल सिटीजन है, तो उस केस में आप एक जगह रह रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी बाय की और 20 साल बाद बेची। अब 20 साल में एक्सचेंज रेट ऑब्वियसली बहुत चेंज हुआ था। अब हो सकता है वो 20 साल पहले जब लिया था, देयर हैव बीन टाइम्स इन द पास्ट जब वो एक्सचेंज रेट बड़ा सिमिलर होता था, एंड देयर हैव बीन टाइम जब एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस कनाडा बहुत सिग्निफिकेंट फर्क आया है। सो इट कैन इम्पैक्ट मोर ऑन कैपिटल गेन साइड विद इन अ ईयर। बिटवीन यूएस कनाडा इतना चेंज होता नहीं है, इवन अगर जो दूसरी हमारी मोस्ट कॉमन गो टू डेस्टिनेशन है दुबई या मिडिल ईस्ट, वो तो काइंड ऑफ पैक्ड ही है एटलीस्ट यूएस से, तो उसमें इतना फर्क नहीं आता। तो एक्सचेंज रेट हैज एन इम्पैक्ट, बट विद इन अ ईयर बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ता नहीं है, और उसको यूजुअली सॉफ्टवेयर आर केपेबल इनफ टू पुल दैट नंबर्स, तो वो उसमें इट्स नॉट अ टेक्निकल न्यूसेंस। बट अगर हम वो 20 साल की बात करते हैं या 25 साल की, या कोई ऐसी कंट्री की कि जहाँ पे करेंसी स्टेबल नहीं है, देन इट कैन मेक अ डिफरेंस। Got it. Thank you, Amir. This was wonderful. Amazing knowledge as always. And as I said, you're an expert on this topic. So, unless you have any last words, which would be nice to hear from you, rather, I think it would be nice to hear any last words you have on this particular topic before we call it end. No, my last word would be कि इसमें this is one of those decisions, जैसे मैंने last podcast में कहा था कि there are some decisions you have to make well in time to avoid any big penalty or big tax bill or surprise. So this is one of those के जहाँ पे आपका proactive, oh by the way एक चीज़ शायद हमने नहीं बताई throughout the podcast, कि जो NR6 का process होता है ये yearly process है। Every year you have to take that approval। तो पहले साल आपने ले लिया, फिर next year recommended कि आप दिसंबर में समटाइम वो सबमिशन कर दें सीआरए को, ताकि जनवरी में समटाइम आपको उसका जवाब मिल जाए। तो इट दिस इज वन ऑफ द डिसीजन जहाँ पे आपको टाइमली डिसीजन लेना है। एज वी डिस्कस के एजेंट ढूंढना आसान काम नहीं है, उसमें अपने चैलेंजेस आते हैं। तो दैट इज वन थिंग। जब मेरे पास कोई आता है कि जी मैं जा रहा हूँ या जाने वाला हूँ, तो मेरा पहला सवाल होता है कि डू यू हैव अ रेंटल प्रॉपर्टी, और उसका आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो और इसी तरह से अगर आपने रेंट नहीं भी करना है, तो वो डिसीजन भी आपने टाइमली लेना है, किस पॉइंट पे सेल करना है और किस पॉइंट है उसकी क्लोजिंग करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कनाडा यूएस के टैक्स लॉ में अगर आप न्यू रेसिडेंट बने हैं और आपने इनकम रिसीव रेसिडेंट बनने के बाद किया, तो भी वो आपकी इनकम है फॉर यूएस पर्पसेस। टैक्स बेनिफिट जो फिर आपको मिलेगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो अपनी जगह है, बट देन यू आर जस्ट ओपनिंग अनदर डोर के वो इनकम डिक्लेयर करनी है, करना है, वो करना है। सो आई वुड से इन दीज केसेस, स्पेशली जहाँ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो, टाइमिंग इज वेरी क्रूशल। सो that should be done proactively. Thank you, Amir. Sorry, before I let you go, coming back to the NR6 वाली चीज़ कि आपको हर साल इलेक्शन करनी है उसकी. Let's say मैंने पहले साल नहीं की, so I'm by default on NR4, which is I'm paying tax on gross. But come year end, can I elect for NR6 for the next year then, and उसके बाद से मैं वो correction कर लूँ? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, got it. It's just that the first year is gone. First year आप by default हो गए क्योंकि आपने मिस कर दिया, but going forward आप अपने आप को NR6 कर सकते हैं. The only And thing is retrospective ना करें आप, बाकी everything is okay. अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता. फॉर इंस्टेंस मुझे ख्याल आता है जुलाई में, तो वो साल गया. सो अब वो साल नहीं, you can do it effective जुलाई, जिस दिन इफेक्टिव जुलाई. प्रैक्टिकली होता ही है कि हमने देखा है कि अगर तो कोई सितंबर अक्टूबर में जाके जागता है ना कि मुझे करना है, वो भेजता है। नॉर्मली उनका 1 महीने का साइकिल है उसको रिव्यू करने का, तो वो नवंबर आ जाएगा तो शायद आपको रिस्पॉन्स ही ना है। जो हुआ हमारे क्लाइंट्स में, एक क्लाइंट का था, वो हमारे पास आया सितंबर में, बाय द टाइम उन्होंने अप्लाई किया, इन्फॉर्मेशन गैदर की, अक्टूबर आ गया, एंड देन वी डिड नॉट गेट अ रिप्लाई इन नवंबर और दिसंबर। फिर सीआरए से फॉलो किया, उन्होंने कहा आप तो इस साल का डालो, वो साल तो गुजर गया है। इवन दो वी फाइल सेक्शन 216 और उसको नेट पे ही उन्होंने क्लेम किया, बट दैट्स ट्रू के पॉसिबली जब हम एंड ऑफ ईयर पे आ जाते हैं तो वो उसको इतना वो नहीं करा रहे होते। बट जनरली स्पीकिंग, whenever you decide, it would be effective that date जब आप सबमिट करते हैं। Got it. Got it. Thank you, Amir. Thanks a lot for joining. This topic is not ending. At least this subtopic is ending, but this topic overall of cross border is not ending. तो इसके लिए हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे. But thanks for joining. Thanks a lot. Most welcome. Thank you. Thank you.